गुड इवनिंग। यस, अब सारे लोग बोलेंगे वीडियो चल रहा है। यस, प्रतिभा वर्मा, कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा। वो कल का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। रणवीर शाहन, ओके, गुड इवनिंग। ओके, एक बार सिलेबस को फिर से देखो। सिलेबस को देखो, हम लोग कहाँ पे हैं अभी। हम लोग एथिक्स के सेकेंड टॉपिक के लास्ट पार्ट में अब हैं और हम लोग देख रहे हैं इस पाठ को सामाजिक प्रभाव और दूसरा टर्म है धारणा या सहमति पैदा करना या समझाना बुझाना। हम जीवन में कई सारे कार्य समझा बुझाकर कर लेते हैं, सहमति पैदा करके कर लेते हैं। समझाना बुझाना भी एक महत्वपूर्ण, एक अच्छी कला है कि कई बार हम समस्याओं का हमेशा कानूनी समाधान ही नहीं करते हैं, बट कई बार समस्याओं को हम समझाकर बुझाकर दोनों पक्षों को जब हम मिलाकर बात करते हैं तो समस्या का समाधान निकल जाता है। और ऐसा कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को करना पड़ता है। आप हमेशा लीगल एक्शन ही नहीं ले सकते हो किसी भी चीज़ में। कोई भी घटना घटे तुरंत लीगल एक्शन, तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। फिर तो थाने में एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी। कई बार पुलिस अधिकारी कई मामलों को समझाकर बुझाकर दोनों पक्षों को अवगत कराकर परिणाम से मामले को रफा दफा करते हैं, जब दोनों की सहमति हो तो। और ऐसा कई बार होता है, उसमें इसकी भूमिका है। क्लियर? इससे बहुत सारे कार्य आसान हो जाते हैं धारणा से, परसुएशन से। गीता आप देखें एक बार, गीत चलना चाहिए। गीता कंफर्म करें। ओके, हम लोग ने कल इसमें सामाजिक प्रभाव में है और सामाजिक प्रभाव के कई प्रकार हैं। ध्यान करना, सामाजिक प्रभाव हुआ कि ये सामाजिक प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसमें हम दूसरों की उपस्थिति से किसी के व्यवहार को, किसी के सोच को, किसी की पसंद को बदलते हैं। और इसके कई सारे सामाजिक प्रभाव की विधियां हैं। उन विधियों में सबसे पहले हम लोगों ने अनुपालन लिखा था, हम लोग अनुपालन में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। गीता, इज इट क्लियर? गीता, इनको मैसेज करो, देखो, क्लिक। अभी हम लोग हैं अनुपालन में। किसमें है? अनुपालन में। अनुपालन क्या है ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग अनुपालन में ही पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। अनुपालन की भी कई विधियां हैं, तो हम उन विधियों को भी शॉर्ट में देख लेते हैं, क्योंकि पीसीएस में विधियों पे भी सवाल बन सकता है। अनुपालन के भीतर भी जाकर सवाल बना हुआ है, स्पेशली एमपी पीसीएस में। वैसे सवालों की स्थिति यूपी पीसीएस में भी हो सकती है। अनुपालन, जब हम दूसरों के सुझाव और अनुरोध के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। अनुपालन, जैसे प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया, आग्रह किया, निवेदन किया कि आप अपनी रसोई घर की गैस सब्सिडी छोड़ें। लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, ये छोड़ो। उनके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने अनुरोध किया कि आप अपना व्यवसाय छोड़कर, नौकरी छोड़कर आए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। सैकड़ों लोगों ने अपनी वकीली की नौकरी छोड़ दी और चीज़ों को छोड़कर उस आंदोलन में भाग ले लिया। वो राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। कहा जाता है कि आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापकता प्रदान करने में गांधी की प्रबल भूमिका थी। उसमें उन्होंने अनुरोध किया था, आदेश नहीं दिया, अनुरोध किया, निवेदन किया। ये सुनो, ये उसका एक प्रकार है, नोट करोगे। अनुपालन की पहला चेंज करके अनुपालन की आ गया। क्लियर गीता? ओके, क्लियर, यस, ओके।
नोट करोगे आप, अनुपालन की अनेक प्रविधियां हैं, कई विधियां, कई मेथड है, प्रविधियां मतलब मेथड है, जिसकी सहायता से लक्षित व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से करवाना है उसको लक्षित व्यक्ति कहेंगे, लक्षित व्यक्ति से अनुरोध, निवेदन या मांगों का अनुपालन कराया जाता है। जो आपकी मांग है, जो अनुरोध है, उसका पालन कराया जाता है। जैसे हम अलग अलग विधि अपनाते हैं दूसरों से, जिस व्यक्ति से आपको काम कराना, अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, उससे मांग करेंगे और उस दिशा में उससे कार्य करवा लेंगे, उसके व्यवहार में परिवर्तन करा लेंगे लक्षित व्यक्ति से। अब इसमें कैसे कैसे अनुरोध होते हैं, कैसी कैसी मांगे होती हैं, उसमें कौन कौन से टेक्निक लगते हैं, तो एक दो टेक्निक को देख लेते हैं। उसमें से एक टेक्निक पीछे मध्य प्रदेश में भी आ चुका है, अनुपालन पे कभी हो सकता है सवाल आ जाए। पीसीएस में तो भरपूर संभावना होगी कि सीधे सीधे ऐसे पूछ ले, आईएएस में होगा तो सामाजिक प्रभाव जाएगा, अनुपालन में अगर देखना है। पहला पॉइंट, अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना, इसको हम बोलते हैं फूट इन द डोर टेक्निक। ये सवाल आ चुका है मध्य प्रदेश में इथिक्स वाले पार्ट्स में, फूट इन द डोर टेक्निक, अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना। और उसने इसका अनुवाद जो है ना ये नहीं किया, उसने फूट इन द डोर टेक्निक ही कर लिया, फूट इन द डोर, फूट इन द डोर टेक्निक, अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना। इसमें होता क्या है, सामने वाले से पहले हम छोटा सा अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, अगर वो मान जाएगा तो थोड़ा और बड़ा अनुरोध करेंगे, धीरे धीरे हम अपनी मांग को, अनुरोध की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं और फिर अपना काम करा लेते। कई लोगों को देखोगे ना, आएगा पहली बार में कोई छोटा सा अनुरोध करेगा, आप जैसे उसका पूरा करोगे कोई बड़ा अनुरोध लेकर आ जाएगा। ये चीजें दिखती हैं, अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना। तो इस नोट कर लो इसका मीनिंग क्या है। इसमें अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना, ब्रैकेट में लिखना फूट इन द डोर टेक्निक, फूट इन द डोर टेक्निक, नोट करोगे। इसमें पहले छोटा अनुरोध किया जाता है और जब इसमें पहले छोटा अनुरोध किया जाता है और जब व्यक्ति इसका अनुपालन कर देता है, सामने वाला कर देता है, जब इसका अनुपालन कर देता है तो फिर उसे बड़े अनुरोधों का, तो फिर उससे बड़े अनुरोधों का अनुपालन करने के लिए कहा जाता है कि इसको भी कर लीजिए। बहुत इसमें पहले छोटा अनुरोध किया जाता है और जब व्यक्ति उसका पालन कर देता है तो और बड़े अनुरोधों का पालन करने के लिए किया जाता है। इस टाइप की चीज़ें दिखती हैं। अगर आप कोई सामान लेने जाते हो तो पहले कोई छोटी सी बात दिखाएगा, आपको लगता है ठीक है, फिर वो कहेगा कि इसको ले लेंगे तो और फायदा होगा। अब पहली बार में वो बड़ा वाला चीज़ बताता तो आप नहीं लेते। तो सामान की बिक्री वगैरह में ऐसी चीज़ों का उपयोग होता है। ये सब लिखना नहीं है ऐसा एग्जाम्पल कि सब बिक्री के क्रम में हम पहले अनुरोध करते हैं, छोटा सा मान लेता है, फिर बड़ा अनुरोध करते हैं। दूसरा पॉइंट, बड़ी मांग बताकर छोटी मांग पूरी करना, बड़ी मांग बताकर छोटी मांग पूरी करना। ये सब सामने वाले में परिवर्तन का तरीका है, छोटी मांग पूरी करना। मान लो किसी से उधार मांगना है कि 100 रुपये, तो एक ही बात सामने वाले को कहते हैं कि आप हमें 5,000 रुपये दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आपने इतनी बड़ी मांग, आपको ज़रूरत है 100 रुपये की, वो कहता है कि कुछ दे देंगे, तो फिर होता है ठीक है 500 रुपये ही दे दो। आपने मांग शुरुआत में बड़ी बना के दबाव बनाया, बाद में छोटी मांग पूरी आपकी हो गई। एक कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में कि आप अनुरोध कर रहे हो उस पर और अपना काम निकाल रहे हो। तो ये शब्द से ही स्पष्ट है, बड़ी मांग बताकर छोटी मांग पूरी करना। तीसरा, छल कपट की प्रविधि। इसका मीनिंग देख लेना, प्रिंटेड नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से देख लेना। इस पे फूट इन द डोर टेक्निक आया था, इसलिए हमने इसकी नोटिंग कर ली।
वैसे ये सब प्रिंटेड नोट्स में है, एक बार देखोगे तो आ जाएगा, कोई कठिन चीज़ नहीं है इसमें, कोई हैवी वेट कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल एक बार समझ लेना है बस। तीसरा, छल कपट की प्रविधि। छल कपट की प्रविधि इसमें पहले आधा अधूरा जानकारी देगा कि देखिए ये कर लेंगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा, और बाद में जब मानने के लिए रेडी हो जाएगा तो फिर उसको डिटेल से बताता है, क्योंकि आपने सामने वाले को रेडी करा लिया है आधी अधूरी जानकारी देकर। अब बाद में पूरी जानकारी देते हो कि इसमें ये चीज़ें हैं। तो ये भी एक तरीका है अनुपालन का, सामने वालों से अपने अकॉर्डिंगली व्यवहार में परिवर्तन कराना। तो ये अनुपालन के विभिन्न विधियां हैं अनुपालन के अंतर्गत, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की। क्लियर? नेक्स्ट, पहला अनुपालन हम लोगों ने देखा, जिसमें अनुरोध से हम मांग करते हैं, अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे लक्षित व्यक्ति से और उसके व्यवहार में परिवर्तन कराते हैं। ये अनुपालन है, कंप्लायंस है। दूसरा है, ये सामाजिक प्रभाव के विभिन्न प्रकार हैं। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण पहला था अनुपालन, अब दूसरा ये इसका संदर्भ है आत्मसातीकरण। यह वह चूंकि करण आ गया है तो इसमें करण जहां पे आए तो इसका मतलब प्रक्रिया तो सीधे सीधे कर सकते हो। क्लियर? आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति या संगठन के प्रभाव में आकर ये सब सामाजिक प्रभाव का रूप है, संगठन के प्रभाव में आकर अपना परंपरागत व्यवहार और दृष्टिकोण बदलकर, अपना परंपरागत व्यवहार और दृष्टिकोण बदलकर उस विशिष्ट व्यक्ति या संगठन के मूल्यों, जीवन शैली एवं विचारों को अपनाता है। आप आत्मसात कर लेते हो, किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के संगठन में आए, प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आए, या फिर आप किसी संगठन के प्रभाव में आए और आपने अपनी सारी चीजें बदल दी, जो आपके सोचने का ढंग था वो भी, उस पर भी असर गया, आपने जीवन शैली बदल दी, आपने अपना दृष्टिकोण मनोवृत्ति बदल दिया और सामने वाले के अकॉर्डिंगली अपने को ढाल लिया, आत्मसात कर लिया उसको, तो ये आत्मसातीकरण कहलाता है। इंटरनलाइजेशन है इसका मतलब कि आप इसमें एक तरीके से व्यक्तित्व का परिवर्तन है, आप कह सकते हो। आपने अपनी परंपरागत चीजों को छोड़ दिया और नए तरीके से, जैसे आप कह सकते हो जब नरेंद्र नाथ आए संपर्क में रामकृष्ण परमहंस के, तो उनकी पूरी जीवन शैली, विचार शैली, मनोवृत्ति बदल गई। नरेंद्र नाथ जब किसके संपर्क में आए? इनके संपर्क में आए। तो कई बार किसी संगठन के प्रभाव में आकर हम उसके विचारों से प्रभावित होकर उसकी सारी चीजें आत्मसात कर लेते हैं, अपनी विचारों को छोड़ देते हैं, अब वो विचार पकड़ते हैं जो सामने वाले का है और उसी को अपने जीवन शैली में अपना लेते हैं। इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। आपने आत्मसात कर लिया। एग्जाम्पल में देख सकते हो, जब नरेंद्र नाथ आप ये नोट कर लो, उदाहरण स्वरूप आचार्य परमहंस के संपर्क में आने के बाद नरेंद्र नाथ के जीवन में परिवर्तन। नरेंद्र नाथ मतलब बचपन का नाम विवेकानंद का नरेंद्र नाथ था। आचार्य ये परमहंस के संपर्क में आकर नरेंद्र नाथ के जीवन में परिवर्तन।
ये सुनो, कई लोग गांधी के संपर्क में आए और गांधी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए, पूरा आत्मसात कर लिया गांधी को। ऐसा होता है जब हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति या संगठन के प्रभाव में आकर अपनी परंपरागत विचार, दृष्टिकोण, पद्धति को बदल के उसी का एडॉप्ट कर लेंगे। कई बार लोग कई ऐसे संगठन में पूरा गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली ढल जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। ऐसा चीज होता है, दिखता है, अलग अलग जगहों पे है। ये सब लिखना नहीं है, ऐसे लिखना तो आप विवेकानंद वाली बात को लिख सकते हो, गांधी की बात लिख सकते हो। क्लियर? बोलो। ये दूसरा पार्ट है आत्मसातीकरण। तीसरा लिखोगे अनुरूपता, आत्मसात कर लेना, नोट करोगे। सामाजिक प्रभाव का एक प्रचलित प्रकार, यह बहुत ज्यादा यह प्रचलित है, सामाजिक प्रभाव का एक प्रचलित प्रकार अनुरूपता है। ये सब सामाजिक प्रभाव के एक प्रकार है, जैसे आत्मसातीकरण सामाजिक प्रभाव का एक प्रकार है, अनुपालन सामाजिक प्रभाव का एक प्रकार है, अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का एक प्रचलित प्रकार अनुरूपता है। अनुरूपता का आशय किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार या विश्वास को, किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार एवं विश्वास को समूह के व्यवहार या विश्वास के अनुरूप परिवर्तित करने लेने से है। समूह के व्यवहार या विश्वास के अनुरूप, समूह के व्यवहार या विश्वास के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित कर लेने से है। कोई व्यक्ति है, वो समूह के व्यवहारों के अनुरूप अपना व्यवहार बनाता है, समूह का जो आदर्श है, समूह का जो व्यवहार है, समूह के जो मूल्य हैं, उनको ये व्यक्ति उसके अनुरूप अपना कार्य करता है। देखो, मान लो आप जिस समूह में हो, यदि आपके और समूह में द्वंद्व हो, आपका अलग विचार हो, समूह का अलग विचार हो, तो इससे द्वंद्व उत्पन्न होता है, डायलेमा उत्पन्न होता है। और डायलेमा से बचने के लिए हम कई बार व्यक्ति जो है वो समूह के अनुसार ही व्यवहार करने लगता है। कई लोगों का जो गलत आदत है जीवन में जो फलता है वो समूह के अनुसार रहता है। अगर वो जिस ग्रुप से जुड़े हुए हो, ग्रुप में अगर गलत व्यवहार हो रहा है और वो भी उससे जुड़ा हुआ है, अगर उस समूह के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो उसको डायलेमा होता है, लगता है कि ये लोग क्या कहेंगे मुझे, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि चलो मैं भी आप ही लोगों के टाइप से व्यवहार करता हूँ। तो द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व से, उलझन से बचने के लिए वो उनके व्यवहार के अनुरूप कार्य करने लगता है, समूह के व्यवहार के अनुरूप। क्लियर? बोलो, नोट कर लो। जब व्यक्ति और समूह के विचारों में भिन्नता होती है, इसी में जब व्यक्ति और समूह के विचारों में भिन्नता होती है, बिल्कुल ये है, ISIS से भी लोगों का बिल्कुल एडॉप्ट कर लेते हैं अपना सारा चीज छोड़ के उससे स्वयं को कनेक्ट कर लेते हैं। एक तरीके से व्यक्तित्व परिवर्तन हो जाता है कई लोगों का। बट इस टाइप का भी एग्जाम्पल नहीं देना है, नोट करोगे। जब व्यक्ति और समूह के विचारों में भिन्नता होती है तो इसके कारण, तो फिर इसके कारण व्यक्ति में द्वंद्व, डायलेमा, द्वंद्व या मानसिक उलझन उत्पन्न होती है। व्यक्ति में द्वंद्व, कई बार डायलेमा आता है जीवन में, ये करें कि वो करें, द्वंद्व या मानसिक उलझन उत्पन्न होती है। व्यक्ति इस मानसिक उलझन से छुटकारा पाने के लिए, व्यक्ति इस मानसिक उलझन से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति इस मानसिक उलझन से छुटकारा पाने के लिए अपने विचार और विश्वास को समूह के अनुरूप परिवर्तित कर लेता है, समूह के अनुरूप परिवर्तित कर लेता है।
ध्यान रखना, कई बार समूह का आकार छोटा हो तो व्यक्ति खुद ही समूह के विचार विश्वास को परिवर्तित कर देगा। कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति पूरे समूह पर असर डाल देता है, बट सामान्यतः समूह के अकॉर्डिंगली वो अपने को, ताकि द्वंद्व से बच सके, उलझन से बच सके। क्लियर? इसमें ये अनुरूपता का प्रशासन में क्या लाभ है, नोट करो। समाज और प्रशासन में अनुरूपता का लाभ, पैरा चेंज करके, समाज और प्रशासन में अनुरूपता का लाभ, कन्फर्मिटी का लाभ क्या है? पहला पॉइंट, सामाजिक संगठनों के निर्माण में सहायक है। सामाजिक संगठनों का निर्माण इसी तरीके से होता है, एक टाइप के व्यवहार करने वाले लोग, विचार करने वाले लोग, विश्वास रखने वाले लोग संगठन बना लेते हैं, जिनके कार्यों में, विचारों में अनुरूपता होती है। ये छोड़ो, कई स्वयंसेवी संस्थाएं बन जाती हैं, लगता है कि हम मिलकर समाज हित में कुछ काम करना है तो एक संगठन बना लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, क्योंकि सबके विचार एक टाइप में है, विश्वास बना हुआ है कि हमें समाज के हित में कुछ काम करना है, तो अनुरूपता की उसमें प्रमुख भूमिका है। आपस में भिन्न भिन्न विचारों के लोग होंगे तो वो एक टाइप का काम नहीं कर सकते हैं मिलकर। कई लोग सफाई मतलब स्वच्छता अभियान में एक साथ भाग लेते हैं अवसर विशेष पे, उन सबके एक अनुरूप विचार है, एक ही टाइप का विचार है। तो सामाजिक संगठनों के निर्माण में इनकी भूमिका है, अनुरूपता का रोल है। सेकंड पॉइंट, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। किसी संगठन का लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति में अनुरूपता सहायक है। सांगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, सामाजिक मानकों के निर्माण में सहायक, सोशल नॉर्म्स, क्योंकि सभी लोग एकमत हैं, सामाजिक मानकों के निर्माण में सहायक, परिस्थितियों के अनुसार परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करने में सहायक, परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करने में सहायक। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि सब लोग अपनी चीजों से हटके एक टाइप में कार्य करने लगते हैं कि नहीं, ये काम करना जरूरी है। और लास्ट, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में सहायक है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में यह सहायक है। कौन? अनुरूपता। तो अनुरूपता का प्रशासन और समाज में यह लाभ है। क्लियर? बोलो क्लियर। नेक्स्ट, आज्ञाकारिता, चौथा पॉइंट, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता नोट करोगे। देखो, अनुरूप आत्मसातीकरण में आप सब बदल दोगे, ध्यान करना। आत्मसात करने का मतलब आपकी जीवन शैली, व्यवहार, आपकी सोच, विचार सब बदल जाएगा। आपकी सारी चीजें उसके अंदर आ गई। जैसे नरेंद्र नाथ का जीवन देखो, उसके अनुरूप पहले क्या था। इसमें पूरा आपका जीवन सामने वाले के अकॉर्डिंगली बदल गया। अनुरूपता में हम कुछ कार्य विशेष को करने के लिए अपनी चीजों को उसके अनुरूप बना लेते हैं, ताकि, और इसमें समूह से जुड़ाव है, ध्यान करना। अनुरूपता में हमने शब्द का इस्तेमाल किया है। लोमेश, ठीक है, कहां से आ गए महानुभाव? कौन है ये जो लिख रहा है ठीक लोमेश के ऊपर में? ठीक है, तो ध्यान करना। आज्ञा जो आत्मसातीकरण है, आपने सामने वाले की चीजों को आत्मसात कर लिया। अब आपकी जीवन शैली बदल गई, आपके विचार बदल गए, आपका व्यवहार बदल गया, आपकी पसंद बदल गई। कब? जब आप आत्मसात करते हो। तो आत्मसात में आपके जीवन के सभी पक्षों पे प्रभाव डालता है। ये सुनो, अनुरूपता तो है समूह का, एक समूह के अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं समूह से अलग रखेंगे, कार्य करेंगे तो पता नहीं क्या कहेगा। कई बार लोग 5-7 लोग बैठ के, और कई लोगों की आदत जो लगती है वो ऐसी आदत, सिगरेट पीने की आदत। तो आप किसी समूह में हो, ग्रुप में हो, 5-7 लोगों का ग्रुप है, 5 लोग उसमें सिगरेट पी, लिखना नहीं है, सब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से,
और एक आप अकेले हो तो पांचों आपको परेशान कर देंगे, आप तनाव में आने लगते हो, फिर उलझन छोड़ने के लिए कहते हो लाओ मैं भी 2 फूंक लगा लेता हूं, तुम लोग सब लोग खुश रहोगे। हम उसको उसके अकॉर्डिंगली अनुरूप हो जाते हैं ताकि उलझन या द्वंद्व न रहे, ऐसा न लगे कि मैं बाहर हूं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता अनुरूपता के समूह का आकार क्या है, समूह का कितना प्रभाव है, नहीं तो कई बार आप ही पांचों को बदल दोगे। तो यहां समूह से संदर्भ में आता है, और यहां पर अनुरूपता में संगठन, कई बार हम संगठन के टच में आए, पूरा अपने कार्य प्रणाली बदल दिए। आत्मसातीकरण, इसमें डेप्थ ज्यादा है आत्मसातीकरण में, ठीक है। इज इट क्लियर? बोलो। आत्मसात करना, पूरा उसको अपने साथ धारण करना, ये भी ठीक है, धारण कर लेना, कर लोगे। धारण करने आपका पूरी चीज बदल गई। आप ध्यान करना आत्मसातीकरण में, आपने उसको सारी चीजों को आत्मसात कर लिया। कई बार लोग गांधी के अनुसार देखोगे, गांधी के अनुसार वेशभूषा भी बदल लेते हैं, उसी के अनुसार चलेंगे भी कि सत्य और अहिंसा का पालन भी करेंगे, तो वो एक पक्ष बनता है अलग। इज इट क्लियर? बोलो। जिसने सवाल पूछा है पहले बोले क्लियर। इस पार्ट में तो क्लियर कर दूंगा चाहे जो हो सामने, ध्यान रखना। देखो सबके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, कुछ लोग अन्य पक्षों में होंगे, इसमें सबका अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, सबके अपने किसी खास एरिया में सबका अपना एक पक्ष होता है कि नहीं ये इस पक्ष में मजबूत है। तो अन्य लोगों का अन्य पक्षों में संदर्भ है, ये जो पक्ष है इसमें तो अभी वक्त लगेगा, ध्यान रखना। इज इट क्लियर है? नहीं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सामने आने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, कई लोगों को तनाव हो जाता है, ठीक है। नहीं ठीक है, देखो पक्ष सबका अपना अलग अलग है, अगर 1.5 लाख दे के पढ़े हो तो अच्छी बात है, और अभी 4 साल में हिंदी मीडियम का रिजल्ट बर्बाद करने के बाद अब आ रहा है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब क्यों हो रहा है। भाई साहब खराब क्यों हो रहा है, खराब किसके कारण हुआ है ये तो देखो। जो व्यक्ति खराब करके बैठा हुआ वही व्यक्ति अब बता रहा है कि खराब क्यों हुआ, और खराब क्यों हुआ है तो उसमें आ जाएगा दूसरी चीजों पे। जिन लोगों का मैटर घर घर पहुंच गया है, जहां साल में 15,000 से 20,000 लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल मोड में आके, 20,000 लोग पढ़ रहे हैं प्रति साल, प्रति ईयर। 20,000 तो ऐसे प्रत्यक्ष रूप में पढ़ रहे हैं, और 20,000 के अलावा लाखों, मतलब लाखों लड़कों के पास वो मैटर गया है, सामग्री गई है। बोलो। और पिछले 4 सालों में आप समझ लो कि 80,000 लड़के पढ़ लिए। अब 80,000 में 7-8 का हो जाए, उसमें कौन कहाँ पढ़ा है। और सीधा लड़का अगर मान लो कोई बहुत मेहनती हो, थोड़ा सीधा टाइप का हो, अब बहुत मेहनती हो, और मेहनत करके खूब मेहनत किया, अपने तरीके से कुछ लाभ भी ले लिया, तो इसके पूरे मेहनत का श्रेय लोग लूट लेंगे, ये कि कुछ जानता नहीं था ये। अभी ये दशा है, आप देखना एक से एक स्टोरी, अभी वही 8-10 लोगों की स्टोरी घूमेगी पूरे इंडिया में, इसको घर घर लोग पहुंचा देंगे, स्टोरी क्रिएट करेंगे। ये कुछ नहीं जानता था, नादान था, ये बिल्कुल ABC भी नहीं जानता था सिविल का, हमारे पास आया, मैंने इसको IAS बना दिया। IAS तो कोई है नहीं, जनरल कैटेगरी और OBC, जनरल कैटेगरी में तो कोई नहीं है, और शायद OBC में भी शायद कोई भी IAS शायद न बने, IAS तो नहीं बनेगा। बट वही जो है इंटरव्यू के बेस पे, और मान लो इनको सेटलमेंट कर दिया गया तो क्या होगा, सेटलमेंट भी तो हो जाता है। और इसमें मास्टरी है, कुछ लोगों की मास्टरी है। अब नया नया लड़का हुआ, मान लो 600 या 500 समथिंग रैंक पे, और अब वो ऑडी में घूमने लगे तो क्या हाल होगा उसका, दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा। वो जिस मंच पे जाएगा उसी मंच पे प्रशंसा करेगा कि मैं फलानी जगह, तो ऑडी में घूम रहा है अभी, तो घूमो ऑडी में। पहले तो रिक्शा पे था, अभी तो अचानक ऑडी पे आ गया, सारी इसकी जितनी जरूरत है सब पूरी हो जाएगी। उसको ऐसा ले लेंगे ग्रिप में लोग कि 6 महीने तक तो अपने को जाने से पहले ही अपने को बादशाह मानने लगे कि मैं ही राजा हूं, ठीक है। और इससे ये जितना नहीं बोलना चाहिए उससे आगे बढ़ के बोलेगा। इसको इतना
इसी में तो मास्टरी है, इसी में तो कई लोग, इसलिए बाद में कोई पक्ष में बोलता नहीं है। शुरुआती दौर में बोल लेता, बाद में उसको लगता है कि अरे ये तो फालतू में बुलवा लिया गया मुझसे। आप कभी जो पुराने लोग हैं उनसे जाकर देखो, कई ऐसे लोग हैं, मैं नाम बता दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आज्ञाकारिता। बीच में इधर उधर मत लिखा करो। अपना जो ओरिजिनल नाम है, आप अपने नाम को सार्थक बनाओ, आगे बढ़ाओ, आपके नाम की चीजें आगे बढ़े, तो अपने आइडेंटिटी के साथ अपने को इन्वॉल्व रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको अपनी आइडेंटिटी प्रिय होती है, ये ध्यान रखना। क्लियर? आज्ञाकारिता, ये पहला हम लोगों ने लिखा अनुपालन, दूसरा लिखा आत्मसातीकरण, तीसरा लिखा अनुरूपता, चौथा लिखा आज्ञाकारिता। बाद में इसको शॉर्ट कर लेंगे, नोट करो। आज्ञाकारिता या आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का सबसे स्पष्ट रूप है, सबसे स्पष्ट रूप है, प्रत्यक्ष रूप है आज्ञाकारिता। आरती जहांगीर, ध्यान रखना, आप चुन चुन के करो ना। अभी नया नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्यों अपने को नए लोगों पे आजमाने दोगे? लाइफ को प्रयोगशाला क्यों बनाओगे? अभी 2 साल के अंदर क्या हुआ है आपको पता होगा क्या? टीचर का बैकग्राउंड, कौन कौन से लोग 1.5 लाख वाले कोचिंग में है। आप बैकग्राउंड जानोगे तो छोड़ के भाग जाओगे। उनकी आइडेंटिटी जान लो ना, कैसे चलता है। एक कोई मजबूत आया, एक किसी मजबूत आदमी से क्लास की शुरुआत कराई गई, ठीक जिनका है, उसके बाद 3 निकल जाएंगे इसी में खाली डब्बे। जब तक लड़के चिल्लाएंगे फिर कोई आ जाएगा। एक ने पढ़ाया, थोड़ा माहौल बना, तब तक 3 फिर खाली डब्बे निकलेंगे। खाली डब्बे, कोई आइडेंटिटी नहीं है। एक पूछ लोगे इसमें से कोई पढ़ के इन लोगों से एक भी सिलेक्शन हुआ है क्या? एक भी नहीं है। हाईलाइट किया जाएगा इसी 2 को, और 2 के चक्कर में ये 6-7 अपना 100 मीटर की रेस लगा देते हैं। समझ में आया? तो अपनी सतर्कता रखो ना, जो चीजें अच्छी है ना वो वहां से ले लो, मैं मना नहीं करता हूं, बट वो आपको पकड़ना पड़ेगा ना, क्या अच्छी है। जो अच्छा है उसी को केवल लेंगे, और यही पद्धति तो चलती है हमेशा। फ्रंट पे यही 1-2 लोग रहेंगे। शुरुआत होगी बैच की इनसे 1-2 से, अब बाद में जैसे ही थोड़ा माहौल बना, ये 3-4 धड़ाधड़ उसमें अपना काम करके निकल जाएंगे, कोर्स पूरा करके। बीच में जैसे ही लगा कि माहौल खराब हो रहा है, फिर एक आ जाएगा। इसी प्लानिंग के तहत तो कोचिंग हो रही है। नतीजा भुगत रहा है हिंदी मीडियम। तो अभी अब देखो सतर्कता बरतते हैं कि नहीं बरतते हैं लोग। नोट कर लिया? आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का सबसे स्पष्ट रूप है। इसमें व्यक्ति प्राधिकार युक्त, अथॉरिटी जिसकी है, इसमें व्यक्ति प्राधिकार युक्त व्यक्तियों के प्रभाव में आकर उसके निर्देशानुसार, उसके निर्देश के अनुसार, आज्ञा अनुसार कार्य करता है। प्रशासन में, सेना में, प्रशासन, सेना आदि में आज्ञाकारिता का भाव दिखाई देता है। ऊपर से कमांड आता है, ऊपर में अथॉरिटी है, ऊपर वाले को वो अथॉरिटी है, प्राधिकार है, वो कमांड देता है नीचे वालों को, मानना पड़ेगा निर्देश को। सेना में, प्रशासन में आज्ञाकारिता का भाव दिखाई देता है। प्रशासन में आज्ञाकारिता के भाव का विशेष महत्व है। विभिन्न संगठनों में भी होता है, ऊपर से आदेश आ जाएगा, सबको मानना पड़ता है। आदेश सीधे सीधे आपका व्यवहार आप बदलोगे, क्योंकि ऊपर से आदेश आ गया। आप चाहते कुछ और हो, पसंद कुछ और करते हो, चाहते करना कुछ और हो, ऊपर से आदेश आ गया, करना पड़ेगा। प्रशासन में आदेश पालन का लाभ नोट करोगे, पहला पॉइंट। प्रशासन में आदेश पालन का लाभ, क्या क्या लाभ है या कैसे यह काम करता है? पहला पॉइंट, प्रशासन में अनुशासन को बढ़ावा देने में, ऐसे अनुशासन बना रहता है। ऊपर से आदेशों की एकता होती है यहाँ पे, तो
प्रशासन में आदेशों की एकता होती है, ध्यान रखना। प्रशासन में अनुशासन को बढ़ावा देने में सहायक है। दूसरा पॉइंट, त्वरित निर्णय लेने में सहायक। त्वरित निर्णय, हम शीघ्र निर्णय ले लेते हैं। नेक्स्ट, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक, नोट कर लो। नेक्स्ट, समस्याओं और चुनौतियों को, समस्याओं एवं चुनौतियों को, चुनौतियों से, समस्याओं एवं चुनौतियों से परस्पर संगठित होकर निपटने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। निपटने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लियर? निपटने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो, लग रहा है नियत में परिवर्तन हुआ है संस्थानों की, कठिन काम है। नियत में परिवर्तन होना बड़ा, उसके लिए हृदय परिवर्तन टाइप की चीज होनी जरूरी है, और हृदय परिवर्तन होना तो बहुत टफ टास्क है। यस, हनुमान गुज्जर तैयारी के क्रम में तो स्वार्थी बनना चाहिए, बट स्वार्थी का मतलब संदर्भ यह है कि अपने हित को वरीयता दोगे आप। जहां से अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, भक्ति परंपरा में मत जाओ। जहां से अच्छी प्रमाणिक चीजें आ रही हैं, जिससे पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, दो चीजों का आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए, आपको प्रश्नों की समझ डेवलप हो जाए, समझ, कॉन्फिडेंस भी आए, समझ भी आए, संभावित प्रश्नों पे विवेचना करो तो अच्छा लगे, किसी से आप डिस्कस करो तो आपको गुड फील हो, दबे नहीं, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो। प्रश्न की समझ बन रही है, प्रीवियस ईयर्स की, पॉसिबल प्रश्न की, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपका। कई लोगों से आप 6-6 महीने पढ़ लोगे, आपके व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आपके पास कोई कॉपी नहीं थी, 4 कॉपी हो गई अब आपके पास, बस यही होगा। उससे आपके लेखन शैली में सुधार हो जाए, आपके विचारों के अभिव्यक्ति में सुधार हो जाए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में सुधार हो जाए, प्रश्नों की समझ, लिखने का ढंग पता चल जाए, उस टॉपिक पे किसी से बात करो तो लगे कि हाँ, हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर है। ऐसा नहीं होता है। कम लोग होंगे जो आपके संपर्क में आए और आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। नहीं, हाँ, इस तरीके से लिखेंगे तो बेहतर होगा, ऐसे लिखना चाहिए, अच्छे अच्छे शब्दों का आपके भाषा में जुड़ाव होना चाहिए, अच्छे वाक्य आपकी भाषा में आने चाहिए, कुछ तो इम्पैक्ट जाए। कि बस केवल कॉपी बढ़ा लो, तो कॉपी बढ़ाने से बेहतर है उनका जीरोक्स करा लो, बाहर में जीरोक्स सबका है, ठीक है। तो नए नए लोगों को क्यों आजमाने दोगे? और मेरा हमें बिल्कुल स्पष्ट मानना है, और शुरू से मैं इसका प्रबल समर्थक रहा हूं। जब मैं जीएसबी चलाता था तब पर भी बोलता था कि आप इन लोगों को अलग से सपोर्ट में ले सकते हो, कि सपोर्ट में और क्या लें। तो मैं, हो सकता है हमसे सीधा रिलेशन ठीक नहीं हो सकता है हमारा बहुत अच्छा उनके साथ ना हो। ऐसे तो अवसर विशेष पे सबसे मुलाकात होती है, कोई ऐसा नहीं है जिससे मुलाकात नहीं होती हो, एकदम अच्छे तरीके से। बट उसमें से कई हो सकता है कि बहुत अच्छा न होने के बावजूद भी आप उसका नोट्स देखो, क्या दिक्कत है, चुन के रखो अपने पास। क्लियर है? और आपको पता भी होगा कई चीजों का जो परिवर्तन यहां पे हुआ है। कमेंट शो नहीं कर रहा है, कमेंट शो करेगा रविकांत वर्मा, इसमें थोड़ा ही है। क्रॉनिकल में बहुत अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है, बता देंगे। माऊजी भाई आपने हटा दिया है, माऊजी चौधरी। सही कौन टीचर है? जिनको कभी, देखो प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, ये भी थोड़ी कठिनाई है कि संपर्क और संबंध सबसे है,
उसमें पिन पॉइंट एक बार की बोल देने से बहुतों के साथ, और बहुत सारे लोग उसमें, कुछ लोग समकक्षी हैं और बहुत सारे लोग जूनियर हैं, तो कई बार वो अलग तरीके से संबंध बना हुआ है, तो उनको भी थोड़ा, बट मैं निस्संदेह हिंट दूंगा आपको कि आप इस तरीके से करें। आप अभी हमारे साथ इथिक्स कर रहे हो, धीरे धीरे मैं पक्षों को और स्पष्ट करूंगा। अपने अपने फील्ड के जो सबसे तपे हुए, और सब लोग ना अब सक्रिय है। और अभी मैंने ये जो बात बोली है कि प्रीलिम्स के बाद, इसमें और भी आज सहमति मिल गई एक दो लोगों की कि प्रीलिम्स के बाद जितने लोगों का प्रीलिम्स हो उस पर, जिनसे मिलने में दिक्कत है वो सब लोग उस पर टाइम देंगे, उनको एक निःशुल्क तरीके से, कि उन बच्चों को हम लोग मिल के, अपना सबका संस्थान अलग अलग है, बट इनके लिए जितने बच्चों का हो सकता है, 50 हो या 100 हो, कि उन बच्चों को हम लोग सब लोग अलग अलग समय में टाइम दें, उनकी कॉपियों को व्यक्तिगत तौर पे चेक करें जिनका प्रीलिम्स हो रहा है। तो एक ग्रुप बना के इस पे वर्क होगा, इस बार निस्संदेह होगा। हमसे भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप उसमें थोड़ा योगदान दें। हमने कहा बिल्कुल करेंगे, और इसके लिए कोई भी जो व्यक्ति दे रहा हो, मेंस दे रहा हो, तो उसके लिए निःशुल्क तौर पे उसमें योगदान होगा, क्योंकि उसका कोई कीमत नहीं है कि आप 1 घंटा बैठ के पर्सनल तरीके से 20 लोगों के साथ, 30 लोगों के साथ हमारी पर्सनल मीटिंग हो। उसको कोई ऐसे बुला के तो मीटिंग करा नहीं सकता है, संभव नहीं है। बट ये स्वेच्छा से सब लोग करने के लिए रेडी हुए हैं, क्योंकि सबको दुख है। सब लोगों ने अपने इन चीज़ों से शुरुआत की थी हिंदी मीडियम में, और वो लोग, सब लोग दुखी हैं आज के डेट में कि ये जो रिजल्ट हो रहा है ये ठीक नहीं है। और इसमें जिससे भी पूछ लोगे ना, जो अपने फील्ड का तपा हुआ टीचर है, मजा हुआ टीचर है, जिन लोगों का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सही है, वो लोग सब लोग मानेंगे कि 13 के बाद एक खास कोचिंग का उत्थान बड़े ऊपर के स्तर पे हुआ और हिंदी मीडियम का पतन हो गया। और हिंदी मीडियम के पतन होने के साथ साथ ये ब्रांड बन गए एक जन, थ्रू सोशल मीडिया घर घर पहुंच गए। आप ध्यान रखना, 50 टाइपिस्ट लगे हुए हैं। इतने टाइपिस्ट की जरूरत है क्या आईएएस बनने के लिए? 50 टाइपिस्ट लाइन से बैठे हुए, लोग कहते हैं 50 टाइपिस्ट काम कर रहे हैं। इतनी जरूरत है क्या पढ़ने के लिए? 6 दिन में एग्जाम खत्म होता है। किसी को उस टाइपिस्ट का टाइप किया हुआ दे दो ना, वैसे ही साफ हो जाएगा। लिख के मैं दे दूंगा, इतना मैटर किसी को दे दो तो साफ हो जाएगा। पच थोड़ा ही पाएगा, पचा थोड़ा ही पाएगा। मटेरियल की बम्बार्डिंग हो गई जो आवश्यक नहीं है। आगे बोलते हैं, नोट करो आप। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। हम लोगों ने देख लिया सामाजिक प्रभाव के प्रकार। यहां पे लिख लो, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, सारे लोग बोलने का भी प्रयास करना। फ्रेश पेज पे कर लो। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के, ध्यान रखना ये टॉपिक मनोवृत्ति वाले टॉपिक में, सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति के, 3 पार्ट को ले लोगे, व्यक्ति के विचार को, विश्वास को, धारणा को, ये सुनो, मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद को, नापसंद को, ये सुनो, भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव एस्पेक्ट, कार्य करने की तत्परता, कार्य करने की तत्परता, पक्ष में या विपक्ष में तत्परता, बिहेवियरल पक्ष को, दूसरों की उपस्थिति या दूसरों की उपस्थिति एवं व्यवहार से बदला जाता है, या व्यवहार से प्रभावित किया जाता है। व्यवहार से प्रभावित किया जाता है। प्रभाव सामाजिक प्रभाव है ना, प्रभावित किया जाता है। प्रभावित होगा तो बदल भी जाएगा, प्रभावित किया जाता है। मैं पूछूं सामाजिक प्रभाव बताओ, व्हाट डू मीन बाय सोशल इन्फ्लुएंस, तो बताओगे सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति, भी सीधे सीधे लिख सकते हो। और मनोवृत्ति का निर्माण किससे होता है, आप पूरा डिटेल भी जा सकते हो। मनोवृत्ति को दूसरों की उपस्थिति और व्यवहार से
प्रभावित किया जाता है। सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के विचार, विश्वास, धारणा, पसंद, नापसंद और कार्य करने की तत्परता को दूसरे की उपस्थिति और व्यवहार से प्रभावित किया जाता है। प्रभावित करेंगे तो बदल भी देंगे, और इसके बहुत सारे रूप हैं। ये सुनो, एक बार सारे लोग बोल लो। ज्योग्राफी में आप मृणाल पे देख सकते हो, और ज्योग्राफी में कभी हाँ ठीक है प्रतीक सिंह, ज्योग्राफी में कभी उनको भी सुन लो। देखो, मैं हमेशा मानता हूं, ये मैं पहले से बोलता रहता हूं, कि जो लोग इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं, और दोनों में अच्छी स्थिति, इंग्लिश में भी अच्छे पोजीशन पे हैं और वो अगर हिंदी में भी हैं, तो वहाँ कंटेंट का स्तर तुलनात्मक रूप से अधिक मिलेगा, ज़्यादा डायनेमिक कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा अप टू डेट मिलेगा। आप देखोगे, अपने अनुभव से करोगे। तो जैसे आलोक रंजन है ज्योग्राफी में, कभी सुन लो उनको, 1 घंटे का सुन लो, फिर आप किसी से तुलना करो कि क्या स्थिति है, आपको समझ में आएगा। क्योंकि इंग्लिश में भी उतना ही सटीक नियंत्रण है, और हिंदी में तो, और बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े होंगे, अगर किसी ने पढ़ा होगा इसमें से एक भी तो कमेंट करेगा। आप कर सकते हो, देखो आरती राजावत, आप कर सकते हो, बट मैंने जिनको बोला, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। तो कभी सुन लो। देखो, किसी एक टॉपिक पे 2 से 3 लोगों को सुन लो, एक बात सुन लो कि लग जाए कि अरे इनका अलग स्तर है, ये थोड़ा संदर्भ अलग है, फिर फॉलो करो। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जिसको भी देखो उसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड को थोड़ा देखो कि पास्ट में ट्रैक रिकॉर्डिंग से पढ़ के कुछ लोग आईएएस बने हैं कि नहीं बने हैं, और लगता है कि इनसे पढ़ के तो कई लोग आईएएस हैं, तो फिर फॉलो करो ना। अपने ऊपर प्रयोगशाला क्यों करने लोगे? कई लोग ज्योग्राफी के ऐसे लोग हैं, यूट्यूब के प्रोडक्ट हैं, यूट्यूब ने उनकी पैदाइश यूट्यूब की है। रिजल्ट दिखाकर स्थान नहीं बनाया कि रिजल्ट उनके पास लगातार है, खूब लोगों को पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, रिजल्ट दिखाया। यूट्यूब के थ्रू स्टार बन गए ज्योग्राफी में। पास का ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल में एक भी नहीं। कहीं कभी कोई होगा किसी नीचे पोस्ट पे, उसको कैसे तालमेल करके लोग मेंटेन करते हैं। एक सिंगल खोजने में दिक्कत है, और पता चला यूट्यूब पे लाखों फॉलोअर, गदगद है सब, वाह वाह, इनसे बढ़िया कोई नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूं, तुलना करो, थोड़ा तुलना करोगे तो फिर श्रेष्ठता का पता चलेगा, कौन बेहतर है। और ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो अंधभक्ति में तो यूट्यूब पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि खड़े खड़े बेच डालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिक जाओगे। ये ध्यान रखना। संदर्भ अलग है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। पहले अपना ओरिजिनल नाम लिखो, ये कौन है, जरा इनको ऊपर में नाम लिख रहा है, या ये नाम से ही अच्छी बात है आ जाए तो बेहतर है थोड़ा, फिर तो सारे सवालों का मैं इसका जवाब दूंगा कि चाहे जिस स्तर पे आ जाए। ऑप्शनल में तो डिसाइड करो अपने तरीके से, वो मैं पहले भी, देखो हिंदी ऑप्शनल में अलग लोग हैं, वहाँ पे अलग अलग लोगों की है, वहाँ पे अपना कोई रोल नहीं है। जीएस में हिंट दे दूंगा, जीएस में ऑप्शनल तो आप अपने तरीके से पता लगा लो, ऑप्शनल में ज़्यादा आसान है पता लगाना। नोट करोगे, लिख लिया ये। अगर मैं कहूँ सामाजिक प्रभाव क्या है, तो एक स्ट्रक्चर बन गया कि सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के, हमने 3 चीज़ों को लिखा, फिर नीचे मिलाकर व्यवहार को दूसरों की उपस्थिति या व्यवहार से प्रभावित किया जाता है। और यहीं पे नीचे लिख लो प्रकार। प्रकार को 4 पार्ट में बांट लो। पहला अनुपालन, दूसरा आत्मसातीकरण,
तीसरा अनुरूपता, चौथा है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन। अब अनुपालन में लिख लोगे निवेदन अनुरोध, निवेदन अनुरोध मांग। इसमें किसी के व्यवहार को हम निवेदन करके, अनुरोध करके हम लक्षित व्यक्ति से अपेक्षित व्यवहार करा लेते हैं। निवेदन अनुरूप आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण में का मतलब है किसी व्यक्ति या संगठन के प्रभाव में आकर व्यक्ति या संगठन पूरा जीवन परिवर्तन आप कर सकते हो। जीवन शैली बदल जाना, जीवन शैली परिवर्तित, किसी खास काम में उसके अनुरूप नहीं, अब पूरा जीवन शैली बदल लिया, उसी को आत्मसात कर लिया। जैसा जीवन शैली सामने वाले का उसी तरीके से आपने ऑप्ट कर लिया, आत्मसातीकरण। ये सवर्णों कई बार किसी संगठन के टच में आते लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना विचार, व्यवहार, पसंद सब बदल लेते हैं, उसके अनुसार ड्रेस भी बदल लेंगे। मतलब उसने आपने पूरी तरह से सामने वाले को आत्मसात कर लिया। अनुरूपता, अनुरूपता में है दबाव समूह के अनुरूप, जो प्रेशर ग्रुप है, समूह के अनुरूप, समूह के अनुरूप आप अपने को उसके अनुरूप बना लेते हो। लगता है कि समूह अलग कर रहा है, हम अलग करेंगे, द्वंद्व होता है, उलझन होती है, बचने के लिए हम उसके अनुरूप काम कर लेते हैं। ये पूरा व्यक्तित्व परिवर्तन नहीं है, ये पूरा जीवन शैली परिवर्तन नहीं है। और आज्ञा पालन आदेश के माध्यम से हम परिवर्तित कराते हैं, और इसमें आदेश वाले में उल्लंघन करेंगे तो दंड भी देंगे, दंड भी, दंडात्मक कार्रवाई। तो सामाजिक प्रभाव को आराम से देख लोगे। बोलो है? हाँ, गौरव कुमार चौहान, छद्म नाम से मत आओ, कितना बढ़िया नाम है तुम्हारा, गौरव कुमार चौहान। तो अपने ओरिजिनल नाम से आ जाओ। क्लियर है? ज्यादा प्रभावित हो तो अपना पूरा व्यक्तित्व विलीन मत करो। अगर ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब आत्मसातीकरण, अपना नाम तक बदल लो, आपकी अपनी आइडेंटिटी बनाओ। क्या दिक्कत है? गौरव सिंह चौहान, चौहान भी हो और गौरव भी है, तो अपने नाम के अनुसार अपनी चीजों को गौरवान्वित करो, अच्छा सा कार्य करो, ठीक से पढ़ो और अपनी आइडेंटिटी बनाओ। इज इट क्लियर? बोलो। गौरव सिंह चौहान, एक बार बोलो आप। नहीं, गौरव सिंह चौहान। तो देखो, सामाजिक प्रभाव को हमने कितने सरलतम शब्दों में देख लिया। और थोड़ा विस्तार देखना हो तो प्रिंटेड नोट्स देख लो। आपको लगता है नहीं, थोड़ा और विस्तार, प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है। जब लिखो अनुपालन को तो एग्जाम्पल देके समझा दो। सामाजिक अगर पूछ ले मनोवृत्ति परिवर्तन में किसकी भूमिका है, इसकी भूमिका है। हम सामने वाले की मनोवृत्ति परिवर्तन कर देते हैं, आज्ञा पालन, आज्ञा दे देते हैं। कई बार आज्ञा आता है कि ये नहीं करना है, तो लोगों का अपना व्यवहार बदल लेते हैं, पसंद बदल लेते हैं, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी। आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आज्ञा पालन है। कोड ऑफ कंडक्ट में जो दिया हुआ है ना, उसके अनुसार करना पड़ेगा। वो एक तरीके से कमांड है आपको, नहीं करोगे दंड। जैसे बीसीसीआई का कोड ऑफ कंडक्ट है या आईसीसी का, वो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, एक तरीके से आदेश है, ये करना है, ये नहीं करना है। अगर कोई कर लेगा वो जो नहीं करना है, दंड की व्यवस्था दंडात्मक है। इसमें सीधा सीधा आपको अपनी चीजों को करना पड़ता है। देखो गौरव सिंह चौहान, अब कितना अच्छा तुम्हारा नाम है, ठीक है। नहीं, देखो आदेश में होता है, परंतु प्रशासन के क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। ऊपर से आदेश आता है, सबको काम करना पड़ता है। कभी कभी लोग विरोध करते हैं, फिर कोर्ट की शरण में जाते हैं। ये सुनो, बोलो। तो सामाजिक प्रभाव के 4 प्रमुख रूप है: अनुपालन, आत्मसातीकरण, अनुरूपता और आज्ञा पालन।
अगर सामाजिक प्रभाव पे 10 नंबर का सवाल मिलेगा तो आराम से आप लिख के वापस आओगे। अनुपालन पे मिल जाएगा तब पर भी कर लोगे। आत्मसातीकरण पे मिलेगा, कर सकते हो। अनुरूपता पे, और इस क्रम में हमने कुछ अन्य पक्षों को भी दे रखा है, जैसे पूर्वाग्रह क्या है, कुछ और पक्षों को हमने मनोवृत्ति में दे रखा है, वो आप प्रिंटेड नोट से देख लोगे। विस्तार थोड़ा ज्यादा देखने का है, इच्छा की नहीं और पढ़ना, प्रिंटेड नोट्स। अदरवाइज इतना करके जाओगे, लिख के वापस आओगे। इज इट क्लियर? ये पक्ष क्लियर? सारे लोग बोलना। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में नोट्स धर्मेंद्र कश्यप उपलब्ध करा देंगे। इनको कर दो, आप व्हाट्सएप इनको ये कर दो, पीडीएफ दे दो, इंग्लिश मीडियम का नोट्स। धर्मेंद्र कश्यप, आप अपना डिटेल भेज देना तो मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। वीडियो बैकअप रहेगा, हमको लगता है कि 1 हफ्ता या 10 दिन तक रहना चाहिए। लास्ट हम इस मंथ को रहने देंगे ना, 1 मंथ तो रहने देंगे। जब तक ये चल रहा है तब तक वीडियो बैकअप रहेगा, आप उसको देखो। मैं बात कर लूंगा वीडियो बैकअप के बारे में, जो अपना टीम है कि वो लोग क्या उस पर डिसीजन लिए हुए, वैसा मैं स्पष्ट कर दूंगा। पहले ये बताओ, ये सामाजिक प्रभाव क्लियर हुआ? बोलो, सामाजिक प्रभाव क्लियर? ओके। ऐसे की क्लास में बता दूंगा प्रभात रंजन। ऐसे में मैं चाहता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, कम से कम 4 लोग रहें, ऐसे लोग जो सिलेक्टेड हों, आपको अच्छा सा मटेरियल मिल जाए। मेरे अलावा उसमें कुछ आईएएस ऑफिसर्स रहें जो अलग अलग जगहों पे हैं, उनकी कुछ क्लासेस जो मैं प्रयास में हूं कि उनका वीडियोस पहले आ जाए, क्योंकि कई बार कैसी व्यस्तता होती है। मैं अभी बोल दूं कि ये लोग रहेंगे और कोई व्यस्तता के चलते नहीं आ पाया वीडियो, तो कठिनाई होती है। तो मैं चाहता हूं पहले उनके वीडियो क्लासेस का अपने पास आ जाए, तब मैं कंफर्म बता दूं। मेरी उपस्थिति है लगभग 1 हफ्ते, तो मेरी क्लास हो जाएगी। और अगर और इन लोगों की क्लास हो जाती है, 7-8 क्लासेज और आपको मिल जाती है अलग से, लगभग 15 से 20 दिन का क्लास रखेंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे 20 दिन में। आप लिख के उसमें भेजोगे और यहीं से हम उसका डिस्कशन करा देंगे। स्ट्रक्चर बनवा देंगे यहाँ पे कि आप लिख रहे हो, यहीं से स्ट्रक्चर जा रहा है। आप मान लो अब तो 100-125 नंबर का ऐसे आ रहा है, 250 नंबर को 2 पार्ट में बटा हुआ है, 125 का। तो हम ऐसे देंगे तो तुरंत उसका स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करा देंगे, ये पॉइंट्स आना चाहिए। और आप जब भेजोगे तो हम उसको चेकिंग की व्यवस्था करा देंगे। तो मैं चाहता हूं पहले वो आ जाए, तब मैं ऐसे का अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है? ये पूजा कुमारी, इवन आई वांट, तो देखो आप, मैं एथिक्स का नोट्स इंग्लिश मीडियम में भी भेज दूंगा, वो आ जाएगा यहां से। आप जिस मीडियम में लिए हो उस मीडियम में आपका अवेलेबल रहेगा। क्लियर? शिवम बिश्नोई, सामाजिक प्रभाव क्लियर हो जाना चाहिए। यस। अब हम लोग लास्ट पार्ट में देख रहे हैं, ये देखो हम लोग लास्ट पार्ट में है, ये धारणा है या सहमति पैदा करना है या समझाना बुझाना है। इसमें पिछले साल यूपीपीसीएस में भी सवाल था पर्सुएशन पे, उसमें पर्सुएसिव कम्युनिकेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। हिंदी अनुवाद बिल्कुल अलग था, पढ़ने से समझ में नहीं आता था कि पर्सुएशन पे सवाल पूछा गया है। विश्वास उत्पादक युक्तियां, ऐसे कुछ आया था, और उसमें था पर्सुएशन शब्द आया था अंग्रेजी में। तो इसको अंग्रेजी में ध्यान रखना। पर्सुएशन, कई लोगों का पर्सुएशन स्किल एक्सीलेंट होता है, वो जहां रहेंगे ना, समझा बुझा के आसपास में अच्छा वातावरण पैदा कर लेंगे। कोई समस्या आएगी, समझा बुझा के समाधान। जिसे जो पंच बनते थे पहले, पंच, उनमें ये स्किल हाई डिग्री का होता था, आला दर्जे का। कई लोगों में झंझट होता है तो लोग कहते हैं उसके पास चले जाओ, तो अपने अनुभव से आपको समझाता है, बुझाता है, आपको थोड़ा लोभ भी दिखाएगा, थोड़ा भय भी पैदा करेगा, डर भी पैदा करेगा, और नाना प्रकार के तर्क देकर समस्या का समाधान करा देता है बिना झगड़े का। तो हम कहते हैं इस व्यक्ति में आला दर्जे का ये क्वालिटी है, पर्सुएशन क्वालिटी है। आप वल्लभ भाई पटेल को देखो, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद देसी रियासतों की स्थिति थी, 500 से अधिक देसी रियासत।
इन्होंने पर्सुएशन स्किल का प्रयोग किया, किसी को समझाया बुझाया, किसी को थोड़ा लोभ दिया, किसी को धमकाया भी, और समझा बुझाकर सहमति पैदा कर ली कि आ जाओ एक साथ भारत में, भारतीय संघ में, ये सुनो। तो जब वल्लभ भाई पटेल पढ़ेंगे तो हम एग्जाम्पल में भी वल्लभ भाई पटेल का एग्जाम्पल देंगे। बोलो बोलो, ये सुनो, ये पर्सुएशन है। और पर्सुएशन को हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सरकार की योजना है उसको सफल बनाने में इसका उपयोग। जैसे पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम था, इसमें हम लोगों ने जनता को ठीक से समझाया, खूब मैसेज दिया जनता को, हमने प्रभावशाली व्यक्तियों का इस्तेमाल प्रयोग किया इसमें। बहुत सारे प्रभावशाली व्यक्ति आए कि पोलियो का 2 ड्रॉप पीजिए और जीवन आपका बेटे का बच जाएगा। और हम लोगों ने डराया भी विज्ञापन के माध्यम से कि बच्चा लंगड़ा हुआ चल रहा है, किसी का पोलियो हाथ पतला है वो चल रहा है, लोग देख देख कर डर गए। वो भी इसी का पार्ट है पर्सुएशन का, डराया भी, और खूब अच्छे से हमने मैसेज किया, लोगों की मनोवृत्ति परिवर्तित हुई। लोग एक दिन में करोड़ों लोग निकल गए पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए बच्चों को। था ना 2 बूंद दीजिए और जीवन, विश्व के सबसे सफल कार्यक्रम में, विश्व के मैं बता रहा हूं, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम भारत जैसे देश में वो सफल होना ये आसान काम नहीं होता है, क्योंकि उसमें जन भागीदारी हुई, और जन भागीदारी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल था पर्सुएशन का। तो मान लो पर्सुएशन लिख रहे हो तो आप इसको दिखा दो, 2 बूंद दवा पोलियो हवा, नहीं ये नहीं था, उसका पंचलाइन कुछ और था। देखो इसने नीलेश कुमार ने नया ही क्रिएट कर दिया, 2 बूंद दवा पोलियो हवा, ये नहीं था, कुछ और था उसका। आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में हम इसकी मदद ले रहे हैं, पर्सुएशन का, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को हम ला रहे हैं, रोल मॉडल को ला रहे हैं, और थोड़ा भय भी पैदा कर रहे हैं, दंड भी दे रहे हैं कि गंदगी फेंकोगे। हमने कुछ नदियों को मानव का दर्जा दे दिया, सार्वजनिक स्थान पे अगर गंदगी कोई फेंकेगा, गंदगी हटाओ, अभी गंदगी भारत छोड़ो अभियान अभी शुरू हुआ है, उसमें इसकी प्रबल भूमिका है। इस पे सवाल आ चुका है ऑलरेडी। 2 बूंद जिंदगी के लिए, देखो लोमेश कुमार ने सही बोला, उसने पीछे वाले ने, अभी पीछे थोड़ा और नीचे करो, 2 बूंद जिंदगी के लिए, ये कौन था पीछे और लिखा हुआ था, 2 बूंद दवा पोलियो हवा, जला दिखा हुआ कौन था पीछे, ये होगा कलाकार आदमी, जला थोड़ा नीचे लाओ आप। 2 बूंद दवा पोलियो हवा किसने लिखा था ये, और नीचे लाओ। हाँ, विश्वास उत्पादक संवाद, बिल्कुल गीता, ये यूपीपीसीएस में पूछा था। नीलेश, एक नीलेश है जिसने लिखा 2 बूंद दवा पोलियो हवा। तो आप समझ सकते हो इस बैठे बैठे कितना कलाकार है, बैठे बैठे लाइन क्रिएट कर रहा है ये सेकंड में, जबकि था वो लाइन था 2 बूंद जिंदगी की, वो पोलियो का टैग लाइन था। तो वो लाइन लिख दो आप, 2 बूंद जिंदगी की, लोगों को समझ में आ गया, सहमति हमने पैदा कर ली लड़कों में, लोगों में, लोग निकल पड़े बच्चों को पिलाने के लिए पोलियो, घर घर पहुंच गए लोग पोलियो पिलाने के लिए, पोलियो की दवा पिलाने के लिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए, सफल हो गया। क्लियर? तो ऐसे लाइन को लिखोगे पर्सुएशन में, पर्सुएशन पे, स्वच्छता अभियान में पर्सुएशन की भूमिका पूछा जा चुका है, आईएएस में पूछा जा चुका है। सवाल देखना आप, विश्वास उत्पादक संवाद, ध्यान रखना, कई लोगों को दिक्कत हो गई। अब लिख रहे हैं पर्सुएशन, पहले मैं अंग्रेजी में ही लिख रहा हूं, पर्सुएशन हिंदी में अनुवाद किया है यूपीएससी में, धारणा, जो कि नहीं होना चाहिए। धारणा कई बार कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, परंतु पता नहीं कहां से अनुवादक को खोजा है, किस स्तर का अनुवादक है, उसका अपना क्या कैलिबर है। तो ये सिलेबस का अनुवाद गलत किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि किस टाइप के अनुवादक यूपीएससी में है हिंदी के, जिनको दिया हुआ कुछ तो उसको समझ होनी चाहिए।
किसी यूपीएससी वाले को उठा के पूछ लेता कि भाई इसका अनुवाद क्या ठीक से करें, थोड़ा एफर्ट कर लेता, हिंदी वालों को भी फायदा, अंग्रेजी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, उसको हिंदी देखने की जरूरत ही नहीं है, वो पर्सुएशन शब्द को लेके चलता है। हिंदी वालों को अंग्रेजी देखना पड़ेगा, नहीं तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। सहमति प्रकट करना, सहमति बनाना या सहमति प्रकट करना, और इसका एक अनुवाद आता है अनुनय। ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा अनुवाद है। सोशल साइकोलॉजी में कई अच्छी किताबों में ये अनुवाद किया गया, जो हिंदी में अच्छे जो राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है उन लोगों ने अनुनय अनुवाद किया है। अनुनय, तो अनुनय ज्यादा बेहतर होगा, समझाना बुझाना समझने में आसान हो जाएगा। आप लिखते हो समझाना बुझाना, तो और समझाने बुझाने क्रम में हम प्रेम पूर्वक भी समझाते हैं और धमका भी देते हैं, तो दोनों चीजें आ जाती हैं पर्सुएशन में। जैसे वल्लभ भाई पटेल ने जब इसका इस्तेमाल किया तो कई सारे देसी रियासतों को धमका भी दिया, और जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी कर दिया कि आ जाओ, नहीं अलग होने का मत सोचो। तो हम वो एग्जाम्पल देंगे तो एक्सीलेंसी आएगी। एक भी बच्चा छूटा हमारा अभियान टूटा। देखो क्या डायलॉग लिख रहा है, गुड। विवेक तिवारी, समझाने बुझाने में माहिर है 1.5 लाख वाले, ये ठीक है। लोगों को पता है ना कि लोग उंगली उठाएंगे, तो लोग बताएं कि ये इसके लिए दोषी हैं, पहले से ही माहौल बना दो कि अब मैं हिंदी मीडियम के लिए अलग से कर रहा हूं। और जितने कुछ थोड़े अच्छे टीचर्स थे वो सब बाहर हो गए, अब ये सब नए आ गए हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखो उन लोगों का। उनमें से कई सब राजस्थान में पटवार भी पढ़ाते थे, अब वो आ गए हैं आईएएस की तैयारी की, आओ मैं तुम्हें अब आईएएस मैं बनाऊंगा। तो कई लोग पहुंच जाएंगे, फेस दिखाया किसी और का जाता है, पढ़वाया तो ऐसे लोगों से ज्यादा है। उतर जाए अलग से तो 10 लोग पहुंचेंगे नहीं पढ़ने के लिए, और चूंकि मंच मिल गया इस टाइप से तो वहां हजारों लोग पढ़ लेंगे और ताली भी बजाएंगे, क्योंकि पढ़ा तो है नहीं। ज्यादातर लोग तो बिना पढ़े हुए लोग हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, वो आ गए हैं, उनको तो कोई पढ़ाएगा तो खुश रहेगा। उसको ये थोड़ी पता है कि हमको कितने स्तर का पढ़ना है। आप कभी आके मुखर्जी नगर में देखो कौन से टाइप के लोग इस 1.5 लाख वाले कोचिंग में, ये सब फर्स्ट ईयर के बच्चे देख देख कर नेट आ गए हैं। आपको उसमें अनुभवी लोग कि 2 बार मेंस दिया वो क्लास में बैठ जाए, 2 दिन बैठेगा भाग खड़ा होगा। और मेरे क्लास की ये खासियत हमेशा से रही है कि पढ़े हुए लोग भी आते हैं। अब ये जो आपका इथिक्स का बैच चल रहा है इसमें कई लोग यूपीपीसीएस में सिलेक्टेड है वो आ रहे हैं। इसमें कई सारे आईएएस ऑफिसर्स के रिश्तेदार हैं जो हमारे पढ़ाए गए पहले के आईएएस ऑफिसर्स जो कहीं कहीं पे हैं, उन लोगों का कॉल मेरे पास भी आ जाता है। तो वो उनको पता है कि ये पढ़ा रहे, इनसे पढ़ लो। पढ़ने के बाद टकराओ किसी से तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ठीक है। और बीच में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, ये कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, कंटेंट के समझ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रश्न पे विवेचना ठीक से होनी चाहिए, ये सब पार्ट आवश्यक है। अब चाहे जितना थोड़ा कभी कभी इधर उधर भी हो जाए तो प्रश्न की समझ न बने ना ठीक नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल बने, सवाल लिखने की स्थिति में आ जाए, आगे बढ़ो, फिर ज्यादा उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है। नोट करोगे अनुनय, अनुनय मतलब समझाना बुझाना, पर्सुएशन। नोट करोगे अनुनय को। अनुनय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूसरों के विचार, अनुनय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूसरों के विचार, पसंद एवं कार्यप्रणाली को तर्कों, तथ्यों एवं संदेशों आदि के माध्यम से
कुछ विशेष मूल्यों, विश्वासों, कुछ विशेष मूल्यों, विश्वासों एवं व्यवहारों को अपनाने या न अपनाने के लिए राजी किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके माध्यम से लोगों की नकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव है। नकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव अनुनय के माध्यम से। इसमें हम तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, तर्क देते हैं, संदेश देते हैं, ये सुनो, समझाने बुझाने क्रम में, और इसके माध्यम से हम सामने वाले के विचार में, उसके कार्य में, पक्ष या विपक्ष में कार्य करने के लिए हम उनको तैयार कर लेते हैं। पर्सुएशन, नोट कर लो, पहला चेंज करके। अनुनय की प्रक्रिया में दंड का भय, खुशहाली का सपना, दंड का भय, अनुनय की प्रक्रिया में दंड का भय, चेतावनी एवं खुशहाली का सपना दिखाकर जागरूकता पैदा की जाती है। दंड का भय दिखाएंगे, खुशहाली का सपना दिखाएंगे, चेतावनी भी देकर जागरूकता पैदा की जाती है, कर्तव्य बोध कराया जाता है ताकि उनकी नकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाए, रविकांत दीक्षांत हमारे मित्र हैं पांडे जी, तो वहाँ पे कुछ हमारी उपस्थिति है, कुछ पार्ट्स में रहेगी, कुछ संदर्भों में मेरी उपस्थिति है। क्लियर? देखो, यूपी सिलेबस में लिखे हो सहमति पैदा करना, ध्यान रखना, हमने जो सिलेबस दिया है पर्सुएशन का, अंग्रेजी में है पर्सुएशन, आईएएस वाले में दिया हुआ है धारणा, यूपी पीसीएस वाले में दिया हुआ है सहमति पैदा करना। मैंने लिख तो दिया सहमति पैदा करना, यूपी सिलेबस में सहमति पैदा करना है, ये लिखा हुआ है, तो गीता मैंने ये लिख दिया है सहमति पैदा करना पहले से ही, यूपी के सिलेबस में यही है। अब मान लो किसी से मैं पूछूं धारणा और सहमति पैदा करना, दोनों शब्दों को पढ़ोगे कोई रिलेशन नहीं समझ में आता है। अंग्रेजी में दोनों का अनुवाद, दोनों का पर्सुएशन है, आईएएस में भी अंग्रेजी में यह है, पीसीएस में भी यही है, बट एक जगह अनुवाद धारणा कर रहा है आईएएस में, यहाँ पे ये अनुवाद तुलनात्मक रूप से ज्यादा सही है। यूपी में जरा हिंदी बेल्ट है ना, सहमति पैदा करना, सहमति कैसे पैदा करोगे? भय भी दिखा दोगे, खुशहाली का सपना भी दिखा दोगे। कई लोगों को हम दिखाते ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, फिर वो सहमति पैदा करता है। ये सुनो, अच्छा क्या लिखे हो अखिल जांगिल? क्या सवाल है अखिल जांगिल का? ऊपर में अभी आंसर नहीं दिया आपने, क्या है अखिल जांगिल का सवाल? पीछे जला लाओ आप, ऊपर में रविकांत का है, उसके नीचे और जला कमेंट दिखाओ आप। क्या सवाल है? एक बार अखिल जांगिल एक बार फिर से पूछ लो। और चलो ऊपर उठा लो आप, लास्ट में दिखाओ आप, लास्ट में एक बार सवाल फिर से पूछ लो। सर धरना है या धारणा है? धारणा, धरना नहीं है, धारणा दिया हुआ है, अनुवाद उल्टा पुल्टा है। चलो आप अब जैसे नोट करो, इज इट क्लियर? गीता ये क्लियर हो जाना चाहिए। धारण है, धारण दिया हुआ है, धारण या धारणा यही शब्द आया है।
आईपी सिविल के अनुवाद में धारण या धारणा है, धारण होगा। अब ध्यान दो, अनुनय आप लिखो अनुवाद में, अनुनय ज्यादा बेहतर अनुवाद है पर्सुएशन का। अब ध्यान दो, जरा कमेंट को दिखाओ। अब ध्यान दो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक। जैसे कई बार सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इनका कई बार विज्ञापन आता है और विज्ञापन के माध्यम से लोगों को चेतावनी देते हैं कि टैक्स चोरी न करें या टैक्स जो है अपना समय पे जमा कराएं, समय पे सही तरीके से जमा कराएं। ये विज्ञापन देते हैं। ये विज्ञापन एक तरीके से लोगों को डराते भी हैं और खुशहाली का भी सपना दिखाते हैं। ये समझाते बुझाते हैं, सहमति पैदा करते हैं कि आप टैक्स सही समय पे सही मात्रा में दे दो, जो जितना वाजिब है टैक्स दे दो और सही समय पे दे दो। आप देखोगे जब विज्ञापन आता है सर्विस टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो एक साइड में शादी विवाह का माहौल है, लोग उछल कूद के नाच रहे हैं, पैसे की बारिश भी कर रहे हैं, और एक साइड में एक और कपल जो है, पत्नी शिकायत कर रही है कि आप देखो आप तो ज़्यादा टैक्स दे देते हो, ये देखो ये लोग टैक्स कम देते हैं, नहीं देते हैं, और देखो कितने ये लोग खुश हैं, पैसे की बारिश हो रही है। और एक साइड में ये पति समझाता है कि कोई बात नहीं, जीवन बड़ा शांति से आनंद से है। थोड़ी देर में पता चलता है कि जहाँ ये नोटों की बारिश हो रही थी वहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, लोग परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं कि दर्द में है, सारी खुशी काफूर हो जाती है। तुरंत में पता चलता है कि सब टैक्स चोरी का पैसा है। पति उसको समझाता है, ये नेगेटिव नहीं लेना है पति पत्नी की, ये पहले आता था विज्ञापन, अभी रुक गया है, बीच में आता था। ये विज्ञापन का लक्ष्य क्या था कि लोगों को उनके कर्तव्य को बोध कराया जाए, जागरूक किया जाए, थोड़ा डर भी पैदा किया जाए और थोड़ा दिखाया जाए कि खुशहाल रहना चाहते हो, शांति से और खुशीपूर्वक रहना चाहते हो, तो टैक्स सही समय पे सही मात्रा में जमा कर दो। ये कौन सा तरीका है? अनुनय का तरीका तो है। आप समझा दे हो, बुझा दे हो, और दोनों बात, खुशहाली का सपना भी दिखा दे हो कि अगर आपने टैक्स दिया है तो शांति से सो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना जीवन व्यतीत करो, आपके पास कोई एजेंसी नहीं पहुंचेगी। नहीं तो एनी टाइम एजेंसी पहुंच सकती है और आपकी किसी भी खुशी में व्यवधान पड़ सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी। ये सौड़ों तो हम इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, अनुनय का हम लोग तो सकारात्मक उपयोग बताएंगे ना, जागो ग्राहक जागो, बिल्कुल ये सब भी लिख सकती हो। देखो यही तो मैं बता रहा हूं कि आप जब आईएएस का एग्जाम लिखो ना, तो करेंट की चीजें एक जगह इकट्ठा कर लो, करेंट, और जहां मौका मिले, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, पेपर फोर्थ, वहां करेंट की चीजों को, रिलेवेंट चीजों को वहां कनेक्ट करो। एक्सीलेंट आपका इंपैक्ट जाएगा। ध्यान करना, इसमें आपकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कहता हो कि नहीं करना है, करेंट को नहीं लिखना है, तो उसको किनारे करो। यही तो दिक्कत आ गई है। मैं जो बता रहा हूं उसमें कई जगहों पे आपको करंट की चीजें दिखाई देंगी, जो रिलेवेंट है, अपने टॉपिक से रिलेवेंट है, वहां दिखाओ ना, क्या दिक्कत है? हमने कहा प्रधानमंत्री ने आग्रह किया, निवेदन किया देश की जनता से, आदेश तो नहीं दिया था कि आप छोड़ दें, आदेश नहीं दिया, निवेदन किया। लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी, बहुत लोगों ने छोड़ी, तो हम कहेंगे अनुपालन किया, उनकी बातों का अनुपालन किया गया। अनुरूपता नहीं लिखेंगे, आदेश पालन नहीं लिखेंगे, आत्मसातीकरण नहीं लिखेंगे, सामाजिक प्रभाव का एक प्रकार अनुपालन है, वह अनुपालन लिखोगे। क्या दिक्कत है? बोलो ये स्वर्णो, क्लियर? अब हम लोग अनुनय में है। अच्छा ध्यान रखना, मैं कुलदीप, देखो पहले अभी इसलिए मैं बता रहा हूं कि पहले ऐड आता था, अभी रुक गया है, तो अब सरकार की नीति में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि डराना नहीं है। जो इनकम टैक्स पे कर रहा है उसको डराने, जो इनकम टैक्स ठीक टाइम पे पे कर रहा है उसको डराने की भाव नहीं हो। बीच बीच में अपने एफएम का, फाइनेंस मिनिस्टर का भी कोटेशन आया है
कि जो सही समय पे सही तरीके से उसको किसी प्रकार से आप डराइए मत, उसको सपोर्ट कीजिए, ये बात आई है। बट बीच में ऐड आया था तो कठिनाई हुई थी। आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो तो रिक्वेस्ट करना है टैक्स पे करने के लिए, यही तो मैं बता रहा हूं। जागरूकता पैदा करो, उनको कर्तव्य बोध कराओ। ये सुनो, पर्सुएशन में सब मैंने लिखा ना, पर्सुएशन में हम समझाते हैं, बुझाते हैं, सहमति पैदा करते हैं, और इस क्रम में कहीं ना कहीं से भय भी रहता है कि नहीं करोगे तो आ जाओगे ग्रिप में। ये ध्यान रखना। अगर रिक्वेस्ट नहीं मानेगा, मान लो कई बार हम निवेदन करते हैं, दूसरे से आग्रह करते हैं, सामने वाला नहीं मानता है, तो नहीं मानता है तो वहां एक्शन नहीं ले सकते हो। और यहां पे नहीं मानेगा तो नोटिस भी भेज दोगे, सीधे नोटिस भेज दोगे, बुला लोगे अपने ऑफिस में कि आ जाओ भाई बताओ ये टाइम पे क्यों नहीं, फाइन भी लगा दोगे अलग से। बोलो है कि नहीं है ये बात। तो कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट करना है कि आप टाइम पे कर लें। आप जागरूक करते हो, उनको कर्तव्य बोध कराते हो, निवेदन करते हो, तो परंतु ध्यान करना, कई बार जब निवेदन लोग करते हैं ना, करते तो निवेदन है परंतु उसमें रहता है आज्ञा। कई लोग आदेश भी देते हैं निवेदन की शैली में। भाषा को ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं। बाहर से तो लगता है निवेदन कर रहे हैं, बट निवेदन में प्रेशर भी है कि बेटा कर दो, नहीं तो फिर आ जाओगे ग्रिप में। बाहर से तो लगता है निवेदन हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। निवेदन कई लोग आदेश, सीधे सीधे आदेश नहीं देगा, आदेश या आज्ञा देगा। कौन सी शैली में? निवेदन की शैली में। तो ये जो डिपार्टमेंट है निवेदन तो करता है परंतु उसमें भाव और भी छुपा हुआ रहता है। बोलो यस और नो कुलदीप सिंह। देखो इनकम टैक्स वालों के चलते हुआ था, परंतु उसमें प्रेशर में और भी कई चीजें थी। आप सीधे सीधे केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे नहीं लगा दोगे, उसमें प्रेशर इनकम टैक्स का भी था, दबाव तो था ही। कुलदीप सिंह आप बताओ जो मैंने बताया वो बात करेक्ट है कि नहीं है? यस, चूंकि ऑलरेडी अब जीएसटी डिपार्टमेंट में है तो इनको आता है समझ में, ये चीज होती है। ध्यान रखना। बाहर से तो लगता है डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं मानोगे, उस आपका पूरा चिट्ठा उसके पास है, कहां कहां आपने क्या क्या किया है। अब तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो वहां पे आप थोड़ा भी छिपाने का प्रयास करोगे तो मामला तो जाएगा ही, प्रॉब्लम तो होना तय है। और सरकार बहुत सब चीज़ों पे डिजिटल कर रही है लगातार, वो चाहती है कि सारा लेन देन डिजिटल तरीके से हो। बट प्रॉब्लम अभी भी क्या है कि साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, इंडिया में बहुत तेज गति से घटनाएं चल रही हैं। ये इस तरीके की जो ऑनलाइन धोखाधड़ी, लोगों के बैंक से अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, 4,000 3,000, कहीं पे भी ग्रुप बने हुए ठगी करने के लिए। कहीं पे आपने अपना कुछ चीज़ों को सार्वजनिक किया, अकाउंट डिटेल को, पता चलता है कि कभी भी निकल जाएगा, रात को 10 बजे 11 बजे 2 बजे भी। इतना ज़्यादा अभी एक्टिविटी ऐसे साइबर जो फ्रॉड करने वाले उनकी बढ़ी है, डिजिटल फ्रॉड की। और उसमें कई जिनको कम जानकारी है उनको कठिनाई पैदा हो जाएगी। रात को सोया है बैंक से, उसके 10,000 रुपये निकल गए, पता भी नहीं चला, सुबह मैसेज देख रहा है। तो डिजिटल फ्रॉड बड़ी तेजी से बढ़ा है इंडिया में अभी के दौर में। आप रिपोर्ट देखना कभी इस पे कि ऐसे दौर में क्या तेजी से बढ़ा है, तो डिजिटल फ्रॉड ज्यादा तेजी से हो रहा है। क्लियर? अब लिख सकते हो, मैंने एक आइडिया दे दिया कि देखो क्या करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सपना दिखाता है खुशहाली का और वो करता है। नोट करोगे पैदा चेंज करके। भारत में पोलियो निवारण हेतु व्यापक स्तर पर अनुनय का सहारा लिया गया। एकदम सटीक एग्जाम्पल। भारत में पोलियो निवारण हेतु, पोलियो उन्मूलन हेतु व्यापक स्तर पर अनुनय का सहारा लिया गया। इससे लोगों की मानसिकता बदली, मतलब उनको विश्वास हुआ, उनकी पसंद बदल गई। लोगों को लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा काम है। इससे लोगों की मानसिकता बदली, व्यापक जन भागीदारी हुई।
और परिणाम स्वरूप देखो, सरकार के जिस कार्यक्रम में जन भागीदारी बढ़ेगी वो कार्यक्रम सफल होने लगता है। इसलिए सरकार चाहती है कि सरकार की नीति और योजनाओं में पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। ये जो सोशल ऑडिटिंग टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल ऑडिटिंग, ये जन भागीदारी बढ़ाने का एक उपाय है। परिणाम स्वरूप नोट करो कि परिणाम स्वरूप पोलियो कार्यक्रम, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम भारत में सफल रहा। परिणाम स्वरूप पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम भारत में सफल रहा। शिवम बिश्नोई को देखो आप, इनका वीडियोस ब्लर हो रहा है। अब देखो, आरती राजावत बोल रही है रिसेंटली मेरे पेटीएम से 10,000 रुपये निकल गया। ये केवल आरती राजावत आपके साथ नहीं, व्यापक स्तर पे हो रहा है अभी। और इसके लिए सीधे सीधे बैंक कहता है कि आप पहले एफआईआर कराएं। तो आपको जब भी ऐसा हो तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करके अपने कार्ड को लॉक कराएं, ब्लॉक कराएं। तेज गति से हो रहा है। कहीं पे पिन जो व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर मत करें। कोई भी नया मैसेज आए आपको ऐसे अननोन अगर आपको आ रहा है क्लिक करें, तो कोई क्लिक ना करें। दूर आपसे हो सकता है हजारों किलोमीटर दूर बैठ के कोई व्यक्ति फ्रॉड कर रहा हो। कुछ जगह बहुत कुख्यात है इंडिया में। एक झारखंड का कोई जगह है स्पेशली, जहां से बहुत बड़े पैमाने पर जंगल में बैठ के वहां से वो सब ठगी करते हैं। वो जगह बीच में चर्चा में था, झारखंड का कोई ऐसा प्लेस है। धुरंधर सब पहुंचे हुए उस जंगल के भीतर और वहां से केवल फ्रॉड का काम करते हैं कि पुलिस वहां आसानी से पहुंच ना पाए। पीछे ऐसी रिपोर्ट आई थी और अभी इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। आप आसपास 20 लोगों से बात करोगे जो ऑनलाइन में अगर ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें से 2-3 लोग मिल जाएंगे कि नहीं मेरे साथ हुआ है। खूब तेजी से बढ़ रहा है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ऐसी चीज़ों पे, ऐसे फ्रॉड लोगों को लाना चाहिए फ्रंट पे। जामताड़ा, बिल्कुल सही। कैफी रहमान बोल रहे हैं, जामताड़ा है, बिल्कुल जामताड़ा एक जगह है। वो कैसे होता है देवेंद्र प्रताप सिंह, ये तो वही बताएगा, मुझे पता नहीं है सर ऐसे कैसे हो जाता है। तो ये तो कोई उसी का एक्सपर्ट होगा तो बताएगा, हमसे क्यों पूछ रहे हो। बट हो जाता है, ये दिमाग में रखना। स्वच्छ भारत अभियान, इसमें भी हम पर्सुएशन की मदद ले रहे हैं। इस पे सवाल आ चुका है ऑलरेडी स्वच्छ भारत अभियान पे। इसमें हम अनुनय की कैसे मदद लेंगे। अगर आपका फंडा क्लियर एक अनुनय में होता क्या है और स्वच्छ भारत अभियान, तो बताएंगे कि हम प्रभावशाली व्यक्तियों को ला सकते हैं, जो अच्छा स्वच्छता को बढ़ावा देगा उसको पुरस्कार दे सकते हैं, जो गंदगी फैलाए उसको दंड दे सकते हैं, हम लोगों की मनोवृत्ति परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की प्रबल भूमिका है। हम स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता सप्ताह चला सकते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा, समाज के बड़े बुजुर्ग अगर निकल गए एक दिन कि हम लोग गंदगी साफ करेंगे, अगर वरिष्ठ लोग निकलते तो उनके देखा देखी, इसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उनके जितने शिष्य होंगे सब निकल जाएंगे कि हम भी आज सब स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। हमने कई नदियों को मानव का, जीवित मानव का दर्जा दे दिया, उसमें गंदगी डालो दिक्कत है, दंड भी दे रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें हम ब्रांड एम्बेसडर को और बहुत सारे प्रभावशाली लोगों को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? इसमें प्रियंका चोपड़ा जुड़ी हुई हैं। कई लोग प्रियंका चोपड़ा के फॉलोअर्स हैं। उनको लगेगा कि मैं जिनको मानता हूं वो अगर झाड़ू उठा के सफाई कर रही हैं तो लगता है कि मुझे भी कर लेना चाहिए। कई लोग अमिताभ बच्चन को मानते हैं रोल मॉडल, अमिताभ बच्चन भी हैं इसमें, और भी लोग हैं, अक्षय कुमार हैं। तो उन प्रभावशाली व्यक्तियों को लाकर लोगों की मनोवृत्ति परिवर्तित की जा रही है। ये सरणों मनोवृत्ति परिवर्तित की जा रही है कि लोगों की मानसिकता बदले, विश्वास बदले, पसंद बदले और कार्य करने के लिए तत्पर हो। कहीं गंदगी बाहर फेंके मत। हम लोगों ने भी खूब लगाया है डस्टबिन अलग अलग जगहों पे। ये पीले कलर का लगाओ तो ये हरे कलर का लगाओ, तो ये रसायन इसमें डालो तो ये इसमें डालो, वो सब उसका पार्ट है। जो गंदे
नाले हैं उनको हम लोगों ने वहाँ पे अभी लगाने की बात चल रही है या हो रहा है कि गंदगी नदियों में ना गिरे। और जितना नमामि गंगे परियोजना लगाई है वो भी प्रदूषण को दूर करने की बात है। और जितना हुआ उससे ज़्यादा कोरोना ने कर दिया है स्वच्छता, पूरे विश्व में स्वच्छता ला दी है कोरोना ने। तो नदियों का जल वैसे शुद्ध हो गया, कई जगहों पे नदियों का पानी पीने लायक हो गया जहां नहाने लायक नहीं था, स्नान करने लायक नहीं था। तो खैर ये तो एक अलग तात्कालिक एक है, परंतु इन उपायों से हम कर सकते हैं ना मनोवृत्ति परिवर्तन। ये सब पर्सुएशन के पार्ट हो जाएंगे। और सवाल आया है आईएएस में, एग्जाम्पल देकर लिखना है। बोलो ये सुनो। लॉकडाउन में भी है पर्सुएशन। हमने समझाया बुझाया और कहा कि निकलोगे तो दंड भी मिल जाएगा, धमका भी दिया और कई लोग मान गए। प्रधानमंत्री ने निवेदन किया था शुरुआत में कि आप थाली बजाएं। वो ये बताओ, वो आदेश था कि आग्रह था? आग्रह था ना। बहुत लोगों ने थाली नहीं बजाया, उन लोगों ने कुछ और बजा दिया। वो थाली नहीं बजाया, शंख ने कुछ, उन्होंने कहा थाली बजाओ, कुछ भी बजाओ, एक सिंबॉलिक, या कहा कि दिया जलाओ। कई लोगों ने कहा कि नहीं जलाएंगे। आदेश रहता ना, उल्लंघन करते तो फिर दिक्कत होती। आदेश नहीं था वो, और ऐसे संदर्भ में आदेश आप दे भी नहीं सकते हो कि थाली सारे लोग बजाओ। उन्होंने एक अनुरोध किया था, बहुत लोगों ने अनुरोध माना, बहुत लोगों ने नहीं भी माना। वो अनुरोध था एक तरीके का, ये स्वर्णो अनुपालन का था एक संदर्भ। बोलो ये स्वर्णो, ध्यान रखना। तो आपको विषय की गहराई और विषय संबंधित अन्य पक्ष और करेंट चीजों से टच कर दो उसको। बोलो ये स्वर्णो, क्लियर। अब जहां लॉकडाउन हुआ वहां पे कोई निकला है, वहां पे दंडात्मक आदेश आ गया ना ऊपर से कि निकलना नहीं है घर से। जो कंटेनमेंट एरिया था वहां जो लोग निकले उनसे दंड वसूली की गई। अभी जैसे आदेश आ गया कि बिना मास्क या पब्लिक प्लेस में घूम रहे हो तो सीधे फाइन। ये इसमें अनुपालन नहीं है, अनुरोध नहीं है कि आप इसको पहन लीजिए प्लीज, नहीं पहने हो दंड दे दो। इसमें अनुरूपता वाली बात नहीं है, इसमें आज्ञाकारिता वाली, इसमें जो आत्मसातीकरण वाली बात नहीं है। सीधे सीधे आज्ञा पालन है। ऊपर से आदेश आया मास्क पहनना है, नहीं पहनोगे दंड, सीधे फाइन, काम खत्म। आपको अपनी मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी, अपना विश्वास बदलना पड़ेगा, अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी, अपनी पसंद। लगता है मास्क बिना घूमने में ज़्यादा आनंद आता है तो पसंद बदल लो। पब्लिक प्लेस पे घूम रहे हो तो मास्क पहन के ही घूमो और उसी के अनुकूल कार्य करो, नहीं तो दंड। तो ये जो मास्क पहन के घूमना ये आदेशात्मक हो गया। समझ में आ जाना चाहिए विषय वस्तु को। इज इट क्लियर? हाँ, गीता आप भी अच्छा लिख रहे हो। विद्या बालन, तो कई लोग विद्या बालन को आदर्श मानते हैं, तो जो विद्या बालन को आदर्श मानेंगे उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अब देखो प्रद्युमन शर्मा बोल रहा है कि आज मेरे टाउन में पुलिस फुल फॉर्म में है, बहुत फाइन लगा है आज। तो वही तो मैं बता रहा हूं, मोदी जी भी बहुत थाली बजाते हैं। लिखना नहीं है कहीं पे। देखो कहाँ इसका दिमाग काम कर रहा है, विनोद कुमार यादव का। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है, जयविंद कसाना। अब दिमाग काम करने लगा है तुम्हारा। ठीक है, ऐड कर लिया, बिल्कुल नोट करोगे पैरा चेंज करके। किसी भी कार्यक्रम, किसी भी अभियान या कार्यक्रम की सफलता, किसी भी अभियान या कार्यक्रम की सफलता जन भागीदारी पर निर्भर करती है। जन भागीदारी पर, जन भागीदारी पर निर्भर करती है। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब व्यक्ति की नकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तन हो, नकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तन हो।
इसमें अनुनय की भूमिका महत्वपूर्ण है। अनुनय की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब लिखो अनुनय के प्रमुख पक्ष क्या है, विभिन्न पक्ष अनुनय के। अनुनय मतलब समझाना बुझाना। तो ध्यान रहे अनुनय में कितना प्रभाव जाएगा पड़ेगा ये डिपेंड करता है कौन समझा रहा है, कैसे समझा रहा है। तो नोट करो अनुनय के विभिन्न पक्ष आयाम। पहला, कौन समझा रहा है, इसका इंपैक्ट जाएगा। कौन समझा रहा है सामने लिखो। अगर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति समझाए तो ज्यादा प्रभाव नहीं चलेगा। अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति, नोट करो कौन समझा रहा है, प्रभावशाली व्यक्ति, कॉमा, सफल व्यक्ति, कॉमा, रोल मॉडल, जो आपके रोल मॉडल है वो समझा रहा हो, प्रभावशाली व्यक्ति, प्राधिकार युक्त व्यक्ति जिसको अथॉरिटी मिली वो आपको समझा रहा है। ये इंपैक्ट जाता है कि कौन समझा रहा है, ये पर्सुएशन पे प्रभाव डालता है। अगर प्रभावशाली व्यक्ति समझा रहा है, सफल व्यक्ति समझा रहा है, विश्वसनीय व्यक्ति समझा रहा है, प्राधिकार युक्त व्यक्ति समझा रहा है, जिसमें अथॉरिटी है, इंपैक्ट ज्यादा जाएगा। ठीक है, इंपैक्ट क्या होगा, ज्यादा जाएगा। नेक्स्ट, किसे समझाया जा रहा है, किसे समझाया जा रहा है, नोट करो। जैसे ग्रामीण जनता, आप ग्रामीण जनता को समझा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली बदलना पड़ेगा। ग्रामीण जनता, शहरी क्षेत्र के लोग, बच्चे एवं महिलाएं, ग्रामीण जनता, शहरी क्षेत्र के लोग, बच्चे और महिला, युवा किसे समझा रहे हो, युवाओं को समझा रहे हो, ग्रामीण जनता को, युवा, किसान आदि, नोट कर लोगे। किसान भी युवा होते हैं कई बार। युवाओं को समझा रहे हो, किसानों को समझा रहे हो, किसको समझा रहे हो आप, ये भी देखना होता है कि किसको समझाया जा रहा है। और नेक्स्ट, किस तरीके से समझाया जा रहा है, किस तरीके से, तरीका कौन है, किस तरीके से समझाया जा रहा है। अब जैसे मान लो आप ग्रामीण जनता को समझाना हो कोई चीज, तो उसको अगर रेडियो के माध्यम से समझाओगे, अखबार के माध्यम से समझाओगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा। और आप चाहोगे कि हम इंटरनेट से समझाएं, ट्विटर के माध्यम से समझाएं, इलीट टाइप के युवाओं को, शिक्षित लोगों को समझाना हो तो आप ट्विटर इन सब का वहां पे मैसेज करना हो तो ले लोगे, परंतु इनके लिए उनके अकॉर्डिंगली लगाना पड़ेगा। ग्रामीण जनता है तो उनकी भाषा में समझाना होगा। तो नोट करो किस तरीके से समझाया जा रहा है, नोट करो। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में अखबार, प्रिंट मीडिया, नोट करोगे प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में आ गया अखबार, आ गया पत्रिकाएं, आ गई, कई पत्रिका निकलती, अखबार, पत्रिका आदि। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया आदि। इस सब का प्रभाव जाता है, आप किसको समझा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। बोलो, क्लियर। तो समझाते वक्त आपका टारगेट कौन सा है उसको ध्यान में रखोगे। अब जैसे समाज में जो ज्यादा संपन्न लोग थे उनको समझाने के लिए प्रभावशाली लोगों को लाया गया। अगर आपको घड़ी, बहुत महंगी घड़ी बेचनी होगी तो आप हिंदी के अखबारों में ज्यादा ऐड नहीं दोगे। आप देखोगे कि आता है वो इंग्लिश मीडियम के मैगजीन्स में आएगा, बहुत इलीट टाइप का जो घड़ी होगी कि 1 लाख 2 लाख की घड़ी है, वो थोड़ा अलग जगहों पे उसका एक अलग ग्रुप ही रहेगा, उनको टारगेट करके ऐड दिया जाएगा। कोई सामान्य व्यक्ति समझाए तो मानेगा नहीं, तो वहां विशिष्ट लोगों को लाया जाता है। नोट करोगे, जो समझाने के क्रम में सूचना जो है, नोट कर लो, सूचना आकर्षक एवं सुग्राही होनी चाहिए। आकर्षक हो, जब भी हम अनुनय करें, समझाएं बुझाएं, तो जो सूचना दे वो आकर्षक हो, सुग्राही हो, आसानी से ग्रहण करने लायक हो। नोट करो, आकर्षक होनी चाहिए।
सुग्राही होनी चाहिए, मतलब आसानी से ग्राही होनी चाहिए। ठीक है, सूचना आकर्षक हो, सुग्राही होनी चाहिए। सूचना में स्पष्टता होनी चाहिए, नोट करो, सूचना में स्पष्टता होनी चाहिए। अब एक जो सवाल आया था जो यूपी पीसीएस में, उसको ध्यान करो कि विश्वास उत्पादक संवाद, इसको नोट करो, थोड़ा 2-4 लाइन लिख लेते हैं। विश्वास उत्पादक पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, ये शब्द आया था यूपी पीसीएस में। ठीक है, राजीव ने नीचे बता दिया है। राजीव ये चीज़ों को देखते हैं, हमारे राजीव हैं, तो उन्होंने लिख दिया है कि विनोद जी कॉपी चेक होने के लिए जा चुकी है। आप लिखते रहना, लिखना बंद मत करना, बस ये ध्यान करना। वो चेकिंग की जिम्मेदारी हमारी है। अभी क्लासेज अभी हमारी चल रही हैं। एक बार जब चेक होकर आना आपका शुरू हो जाएगा ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तेजी से बनी रहेगी। ये पहला ही जब तक नहीं आया, इसी में बस देरी है। एक बार अगर आपका मिल गया, उसके बाद तो आप लिखते रहो और वापस जाता रहेगा, उसमें फिर देरी नहीं होगी। सिस्टम को एक बार शुरुआत ट्रैक पे लाने में ही दिक्कत होती है, तो वो चीजें हो गई हैं, अब आप लिखोगे। विश्वास उत्पादक संचार, यही था ना पीसीएस में, एक बार बोल लें सारे लोग। जिस किसी ने लिखा था विश्वास उत्पादक संचार, नोट करोगे। विश्वास उत्पादक संचार, इसके बारे में कुछ लिख लो पॉइंट्स। विश्वास उत्पादक संचार सामाजिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण प्रकार या उद्देश्य है। सामाजिक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण प्रकार या उद्देश्य है, जिसमें लक्षित व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जाता है। लक्षित व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों की, लक्षित व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जाता है। विश्वासोत्पादक संचार या विश्वासोत्पादक संवाद था ये। विश्वास उत्पादक, विश्वास को उत्पन्न करने वाला संवाद, नोट करोगे। संवाद की इस प्रक्रिया में, संवाद की इस प्रक्रिया में एक स्रोत के माध्यम से सूचना या संदेश को प्रेषित किया जाता है। सूचना या संदेश को प्रेषित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है, जो लक्षित समूह तक पहुंचता है, जो लक्षित समूह तक पहुंचता है। संवाद की इस प्रक्रिया का प्रभाव, संवाद की इस प्रक्रिया का प्रभाव व्यक्ति या समूह पर, संवाद की इस प्रक्रिया का प्रभाव व्यक्ति या समूह पर कितना होगा, यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कौन समझा रहा है, दूसरा कैसे समझा रहा है, तीसरा समझाने क्रम में किन स्रोतों का सहारा लिया जा रहा है, आदि।
पहला चेंज करके, वस्तुतः विश्वास उत्पादक संवाद के माध्यम से, विश्वास उत्पादक संवाद के माध्यम से व्यक्ति की सूचनाओं, विचार और पसंद के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है। उसका क्या विचार है, वो विचार को बदल देते हैं, उसकी पसंद को बदल देते हैं, पसंद के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है। व्यक्ति अपनी सूचनाओं, विचारों एवं पसंद के आधार पर व्यवहार करता है। अतः व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इसमें परिवर्तन लाना आवश्यक है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति की आवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचार, कम्युनिकेशन संवाद लिख सकते हो, विश्वास उत्पादक संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ एग्जाम्पल लेके लिख दोगे, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, अंग्रेजी में पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, इसको लिखोगे तो हो जाएगा। अब ध्यान करना, इससे संबंधित प्रश्नों को टॉपिक नंबर 2 से और टॉपिक नंबर 2 से संबंधित प्रश्नों को अभी हम लोग देख रहे हैं, तो कल इससे संबंधित कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ पूछे गए सवालों को, और फिर हम लोग फ्रेश तरीके से 3rd नंबर टॉपिक की शुरुआत करेंगे। एक बार सवालों को देखते हैं टॉपिक नंबर 2 में। टॉपिक नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 2 का सवाल है, टॉपिक नंबर 2 का सवाल है इथिक्स का, नहीं, इथिक्स का सिलेबस है केवल, टॉपिक 2 नहीं है यहाँ पर। एथिक्स टॉपिक 2, 1 मिनट, यस है। अब देखो 2016 में सवाल था, मैं एक बार फिर से इसको बड़ा कर देता हूँ, सारे लोग देखना, केवल खुले दिमाग से अगर आपने पेपर को ठीक से पढ़ा है, पढ़ते वक्त अगर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो बहुत अतिरिक्त जानकारी के भी आप लिख सकते हो। विशेषज्ञता नहीं करनी, आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है। सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना, देखो यहां पर आ गया सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब सामाजिक प्रभाव, और पर्सुएशन। देखो पर्सुएशन का अनुवाद बाद में यूपीएससी में ही किया, समझाना बुझाना। जब उसने सिलेबस जारी किया तो वहां लिखा हुआ है धारण या धारणा लिखा हुआ है, धारण लिखा हुआ है शायद, और अनुवाद देखो पर्सुएशन का क्या कर रहा है, समझाना बुझाना। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं, तो सामाजिक प्रभाव में ध्यान है कि 4 प्रकार हैं सामाजिक प्रभाव में। अनुपालन, तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए हम निवेदन भी करेंगे, ये सुनो, अनुपालन की भूमिका है। अगर सामाजिक संगठन उतर गए स्वच्छ भारत अभियान में, बोलो, तो आपको भी उस संगठन के अनुरूप कार्य करने की थोड़ी बाध्यता हो जाएगी, अनुरूपता हो जाएगी।
बोलो, इसमें आदेश पालन वाली भी बात आ जाएगी। सॉरी। और समझाना बुझाना तो है ही, हम प्रभावशाली लोगों को लाएंगे, दंड भी देंगे। किस प्रकार उपयोग योगदान कर सकते हैं, इसी को लिखो अभी आप। इस सवाल को अभी लिख के बताओ। हमने पीछे वो लाइन में लिखा था, सॉरी, हमने कई सारी चीजों को लिखी थी। पुरस्कार, दंड, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रशासनिक अधिकारी लिखा था। इन सब चीजों को हम ला सकते हैं समझाने बुझाने क्रम में। तो अभी आप इस सवाल को लिखो, सामाजिक प्रभाव। अभी हम एक दो लोगों का चेक करेंगे। सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं, लिखो। अभी कितना टाइम हुआ है? 8। अभी चेक कर सकते हैं हम लोग। आप इसको 10 मिनट में आप लिख रहे हो, 150 शब्द का है, 10 मिनट का है। तो अभी आप लिखो। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। लिखोगे, हम 3 लोगों का डिस्कशन करेंगे और कल और प्रश्नों का डिस्कशन करने के बाद जो इसके और प्रश्न हैं, ये पहला, तीसरा, ये चौथा तो 6ठे नंबर के टॉपिक में जाएगा। तीनों प्रश्नों का डिस्कशन करने के बाद हम लोग तीसरे नंबर के टॉपिक में कल प्रवेश कर जाएंगे। कल हम लोग 3rd नंबर के टॉपिक में प्रवेश करेंगे। तो पहले इसका भी डिस्कशन कर लेंगे, प्रश्नों का डिस्कशन कंप्लीट करते हुए चलेंगे और तीसरे नंबर के टॉपिक में प्रवेश करेंगे। तो आप अभी उठ के जाना मत, पहले अभी इसी फ्लो में लिख लो। लगता है लिखने के बाद कि फिर कुछ कमी रह गई है, एक राउंड फिर लिख लेना और तब हमारे पास भेजना। जब भेजोगे तो उसी में से हम 3 लोगों का पढ़ेंगे। तो जब कल की क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम ये सवाल का उत्तर पढ़ेंगे, अन्य प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और टॉपिक नंबर 3rd में प्रवेश करेंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू। सॉरी।